मान्यवर घेर कर। एक प्रकार से मोदी जी ने कहा हुआ वाक्य, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना और सभी पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको अपना कर्म का रास्ता बना दिया और कठोर दंड देने का काम किया है। मान्यवर 23 अप्रैल को ही एक सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई। सीसीएस की मीटिंग में कठोर संदेश देने का काम न केवल पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि भारत की सीमा और भारत की सेना, भारत के नागरिक और भारत की संप्रभुता इसके साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। माननीय उन्होंने तय किया सीसीएस की बैठक में 1960 की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई एक तरफा पाकिस्तान के फायदे वाली सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक लिया था। मान्यवर ऐतिहासिक फैसला है। हम सब वर्षों से मानते थे कि हिंदू जल संधि एक तरफा है, हमारा पानी 80% वहां नहीं जा सकता। मान्यवर वहां तक कि वहां से गाद निकालने की भी परमिशन, उनकी कैनाल बनाने के पैसे भी भारत ने भेजे। और मान्यवर ये पानी पर अधिकार है भारत के किसानों। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का पीने का पानी अब कुछ ही समय में सिंधु के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचेगा। एकीकृत जांच चौकी अटारी की जो चल रही थी उसको हमने बंद कर दिया। सार्क वीजा समाप्त कर दिया। 24 घंटे में सारे पाकिस्तानी नागरिकों को हमने वापस भेजना शुरू कर दिया। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया और दोनों उच्चायोग में स्टाफ को कम करा दिया गया। 55 से घटकर 30 करा गया और सीसीएस ने संकल्प लिया कि भेजने वाले और कृत्य करने वाले दोनों को दंडित किया जाएगा। इसके लिए सेना को खुली छूट देने का काम सीसीएस ने। ये पूछ रहे थे कल क्या हुआ, कैसे हुआ। सीसीएस के फैसले जो है वो मीडिया में आए थे, मगर उनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि सारे जो फैसले लिए वो उनके द्वारा किए हुए निर्णयों को रद्द करने के और उनकी नीतियों के खिलाफ जो निर्णय हुए वो है। मान्यवर 30 अप्रैल को सशस्त्र बलों को ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया कि रक्षा मंत्रालय और सेना दोनों मिलकर तय करेंगे टारगेट क्या होगा, तरीका क्या होगा, स्थान क्या होगा और समय क्या होगा। और इसको हमारे सेना के जवानों ने इसको बहुत बखूबी निभाया। मान्यवर मैं तीनों सेनाओं को इस सदन के इस चर्चा में बहुत बहुत सम्मान के साथ साधुवाद देता हूं। 7 मई को रात को 1:04 पर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कम से कम 100 लोग मरे, 100 से ज्यादा मरे मगर कम से कम 100 मरे। और मान्यवर लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, हमारी सेनाओं ने। और मान्यवर हमने तुरंत ही उनको सूचना दे दी थी। हमने उनको बताया मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के महमूना जाया कैंप सियालकोट, शारजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाल कैंप बिम्बर्ग और अब्बास कैंप कोटली
उसको हमने समाप्त कर दिया है, तोड़ दिया है, और ये हमारे आत्मरक्षा के अधिकारों को उपयोग करते हुए कहा है हमारी कार्यवाही समाप्त हुई है। मैं बाद में आता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई नहीं। मान्यवर, हमने तो हमला किया था आतंकवादी अड्डों पर, उनके हेडक्वार्टर पर, उनके संगठनों पर, उनके ट्रेनिंग कैंप पर, उनके लॉन्चिंग पैड पर, और हमारे आतंकवाद के ऊपर ये हमले को पाकिस्तान अपने पर का हमला समझ बैठा। और उन्होंने 8 मई को अपने रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की। हमारे सेना के इंस्टॉलेशन पर मिसाइल शो, ड्रोन फेंके, कोई पहुंच नहीं पाया, मगर नदी की सीमा में गोलीबारी से निर्दोष नागरिक जो घूम रहे थे वो हताहत हुए। मान्यवर, फिर भी भारत ने संयम रखा। उन्होंने गुरुद्वारा तोड़ा, हम कुछ नहीं बोले, उन्होंने मंदिर तोड़ा, कुछ नहीं बोले। भारत ने तय कर लिया कि हम इसका जवाब उनकी रक्षा की क्षमता को क्षीण करने के लिए, कम करने के लिए करें। और इसलिए 9 मई को भारत की सेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, इनके डिफेंस इंस्टॉलेशन और एयरबेस। 8 एयरबेस नूरखान, मुरीद, सरगुर्दा, रफीकी, रहम यार खान, जकोबाबाद, सुक्कुर, भोलारी, 6 रडार सिस्टम, सुक्कुर, लाहौर, आरिफवाला, चुनेन, जकोबाबाद और नयाचौर, और सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल्स की सिस्टम लाहौर और ओकारा की। पाकिस्तान ने हमले के बाद मान्यवर लड़ने की स्थिति में ही नहीं था। ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसके कहने पर समाधान हुआ, किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए, और इसको भी राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने आशंका की कि कौन मरा वहां। मान्यवर, उनको मालूम नहीं है, उनके समय में जो जघन्य आपराधिक घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं हुई, वो घटना को घटाने वाले आतंकवादी हमें पूछते थे। मुझे तो कई लोगों ने पूछा कि भाई 90 दिन हुए क्या हुआ, 95 दिन हुए क्या हुआ, रोज 5 फोन आते थे। मगर उनके समय में जो बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हुई थी, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर मुंबई पर हमले की, उसके आरोपी आतंकवादी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर। हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद का प्रमुख, मौलाना मसूद का बड़ा बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा का प्रभारी, मोहम्मद हमजा जमील जैम और ऑपरेटिव मसूद अजहर का भतीजा, मोहम्मद यूनुस अजहर जैसे मोहम्मद का अमीर, मोहम्मद हसन खान जैम ऑपरेटिव, मोहम्मद हसन वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जैम का वास्तविक प्रमुख अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोमान मलिक, ये सारे इतने घायल हुए हैं कि अब कुछ कर नहीं सकते। मान्यवर, ये जो हमला हुआ वो उन्होंने इनके दिल पर हमला किया है, आतंकवाद के दिल पर पहली बार प्रहार किया। मान्यवर, पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी। एक प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में थी। मेरे जैसे लोग तो मानते हैं कि हमारी भूमि पर ही हमने हमला किया था,
क्योंकि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ये सदन के द्वारा स्वीकारा हुआ संकल्प है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। मगर पहली बार पाकिस्तान की सरहद में जाकर हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है और आतंकवादियों के अड्डों को, उनके ट्रेनिंग कैंप को और उनके लॉन्चिंग पैड्स को खत्म करने का काम किया है। मान्यवर, ये चिदंबरम साहब कल भाषण में बोले कि ये नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक था। चिदंबरम साहब यहां है नहीं, मगर मैं उनको जवाब देना जरूर चाहता हूं कि चिदंबरम साहब, अगर 65 की लड़ाई निर्णायक थी क्या, तो फिर टेररिज्म क्यों फैला? 71 की लड़ाई निर्णायक थी क्या, तो टेररिज्म क्यों फैला? और अनेक बार जो कार्यवाही हुई वो निर्णायक थी क्या? मान्यवर, जब तक दुश्मन या तो डर नहीं जाता या सुधर नहीं जाता, कभी निर्णायक अंत नहीं आएगा। मान्यवर, इतने सालों तक उनको डराने की, दंडित करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। क्यों डरेंगे वो? हम तो डोजियर पर डोजियर भेजते रहे, कभी उनको जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और ऑपरेशन सिंदूर। खौफ पैदा हो गया है। मुझे मालूम नहीं, मेरे पास सूचना नहीं, रात को भी जग जाते होंगे, स्वप्न में हमारी मिसाइल से दिखाई पड़ती होगी। ये डर से ही शांति होती है, ये सुधरने वाले लोग नहीं है मान्यवर। मगर चिदंबरम साहब कहते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत क्या है? चिदंबरम साहब, सबूत तो हमारी एजेंसियों ने ढूंढ लिया। अब आप क्या बोले थे, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं, 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। मैं चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था हमारी उड़ीसा कार्यकारिणी में, भुवनेश्वर कार्यकारिणी में। अब ये 5 साल गिन लो तो 15 तो हो ही गए और 15 भी हो जाएंगे। मान्यवर, भारतीय सेना के लिए कभी भी इन्होंने तैयारियां नहीं की। चीन के कई जवानों ने चीन की लड़ाई के बाद लिखा, हमारे पास बंदूक छोड़िए, कारतूस छोड़िए, नमक, चीनी और माचिस भी उपलब्ध नहीं थी। घनघोर ठंड में पहनने के लिए हमारे लिए ठंड के कपड़े भी नहीं थे। मान्यवर, आज वही सेना ब्रह्मोस से लैस है, आकाश उनके मिसाइलों को तोड़ देता है मान्यवर। और पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम हमारी सेना आधे घंटे में उसको मलबे में बदल कर रख देती है मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी के शासन में, मोदी जी के शासन में 11 साल में परिवर्तन हुआ। गोली नहीं बना पाते थे। मैं बाद में बताता हूं, लाखों करोड़ों का सामान हम बना रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सेना का काफी सारा कई सारी चीजें
हमने ब्लैकलिस्ट कर दी, इंपोर्ट नहीं कर सकते। और R&D के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सेना और पूरे देश को मोदी जी की ये पहल पर, आत्मनिर्भर भारत के गर्व पर और हमारे सेना के जवानों का हथियार उनको ऐसा देना चाहिए, इस बात की चिंता पर देश और सेना मोदी जी पर गर्व कर सकती है। मान्यवर, हमने जो नमक, चीनी और माचिस नहीं थी, ऐसी सेना से 11 साल में 22 मिनट में ही आतंकवादियों का काम तमाम कर देने वाली, तकनीक से सज्ज, वीर, सटीक इंफॉर्मेशन वाली और बताए हुए लक्ष्यों को पूरा करने वाली सेना का मान्यवर निर्माण किया है। मान्यवर, ये हमला, कल्पना कर लीजिए कांग्रेस के राज में हुआ होता तो क्या होता। अभी तो भाजपा सरकार है, NDA सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तीनों ने क्लीन चिट देने में 100 दिन लगा दिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाकिस्तान को तुरंत क्लीन चिट मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय की जगह विदेश मंत्रालय काम करता, रातों रात जेरोक्स मशीनों पर डोजियर तैयार होते, डोजियर वहां भेजते थे और फिर चर्चा करते शर्म अल शेख में, और कुछ नहीं करते साहब। और ये हमें सवाल पूछ रहे, कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद के बारे में सवाल पूछने का। मान्यवर, इस देश के अंदर आतंकवाद फैला, पनपा, बढ़ा तो इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की सरकारों की लचर और तुष्टीकरण से युक्त वोट बैंक की राजनीति रही है। मान्यवर, और आज हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा नेतृत्व है जो ब्रह्मोस मिसाइल्स भेजता है, डोजियर नहीं भेजता है। मान्यवर, और नेतृत्व सम्मानीय मोदी। मान्यवर, ये संघर्ष विराम के लिए भी कई सारे कह रहे हैं। मैंने कल सुना रहा, पीओके क्यों नहीं लेंगे, इतना उछल उछल कर बोलते थे। और ये यहाँ पर काफी विद्वान लोग बैठे हैं, इनको कुछ संसद की मर्यादा, संसद में बात करने का तरीका, मतलब वास्तविक चीजें बोलने की पद्धति कुछ नहीं सिखाते। मैं आज पूरे देश के सामने बात करना चाहता हूं। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं था। UN चार्टर के अनुच्छेद 51 के चैप्टर 7 के तहत हमने आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग का जो हमारा अधिकार है उसको उपयोग किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला किया, हमारे निहत्थे नागरिकों को मारा, और इसके जवाब में आतंकवादियों की पूरी इकोसिस्टम तोड़ने का हमारा अधिकार है, जो विश्व के सभी देशों ने हमारे अधिकारों को स्वीकारा है। वो अधिकार का हमने उपयोग किया था। और जब पाकिस्तान ने ही कहा कि हमें संघर्ष नहीं करना है, तब हमने इसको स्वीकारा। और कहते थे, मैं बाद में बताऊंगा मान्यवर, वो हमें कहने लगे कि भाई क्यों करा, ये ले लेते, वो ले लेते। मैं बाद में जब आपके समय में जो घोषित युद्ध हुए, ये तो घोषित युद्ध नहीं था मान्यवर, मगर घोषित युद्ध हुए कांग्रेस के समय में, इसमें आपने क्या किया है वो बाद में मैं मान्यवर बताता हूं। उसके पहले मैं आतंकवाद के परिदृश्य पर, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद का परिदृश्य और देश का परिदृश्य, इस पर बताना चाहता हूं। मान्यवर, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा शासन भी कांग्रेस और उनके साथियों ने देश पर किया है। उनके समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 नासूर मिले आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से। पहले कश्मीर का आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद, ये 3 नासूर मिले। और 30 से 40 वर्ष तक ये नासूर भारत की धरती को रक्त रंजित करते रहे। न जाने कितने लाल हमारे
सेना के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के मारे जाते रहे, शहीद पर शहीद। न जाने कितने निर्दोष किसान, न जाने कितने निर्दोष नागरिक आतंकवाद, इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद की भेंट चढ़े, मगर कुछ नहीं हुआ। आज मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कश्मीर के उग्रवाद के बारे में बाद में आता हूं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद दोनों क्षेत्र में हिंसा में 75% की कमी लाने का काम नरेंद्र मोदी। मैं इस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आज ये विषय नहीं है, परंतु कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद था वो मैं इस पर जरूर बोलना चाहता हूं। मान्यवर, इसका कारण क्या था? इसके कारण के मूल में जाना चाहिए। जब से कश्मीर का सृजन हुआ, धारा 370 बनाई गई। किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। इसका समर्थन और इतने लंबे समय तक किसने चला? कांग्रेस ने चला है। मान्यवर, इसका स्वरूप क्या था? धारा 370 और 35 से क्या कहती? कश्मीर का एक अलग ध्वज होगा, कश्मीर का एक अलग संविधान होगा और 5 अगस्त 2019 तक ये अलग ध्वज और अलग संविधान चलते रहे। हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस धारा 370 के लिए अपना बलिदान देने का काम किया, उनकी हत्या कर दी। और क्या हुआ? इससे हमेशा अलगाववाद को पोषण मिलता रहा कि हम भारत के बाकी राज्यों जैसे नहीं है, हमें कुछ और मिल सकता है, हमारा तो संविधान अलग है, हमारा राष्ट्रध्वज अलग है। तो हर युवाओं को बरगाले, उनको उकसाने का मौका हमने पाकिस्तान, और कश्मीर के अंदर पहले अलगाववाद की बात हुई, फिर आजादी की बात हुई और वो ही आतंकवाद का मूल बना मान्यवर। और इसके बाद धार्मिक कट्टरता बढ़ाने वाले सारे संगठन इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण चलते रहे। मान्यवर, जमायत-ए इस्लामी, कई सारे संगठन जो बच्चों में, युवाओं में, किशोरों में धार्मिक कट्टरता बढ़ाते रहे, अलगाववाद बढ़ाते रहे, चलने दिया, चलने दिया, चलने दिया। बैन लगाएंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। मान्यवर, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने टेरर ग्रुप बनाए और ये टेरर ग्रुप के प्रवक्ता, इसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हर टेरर ग्रुप ने अपना एक ग्रुप, सिविलियन ग्रुप बनाया, इसके साथ चर्चा करते रहे और उनके परिणाम स्वरूप यहां आतंकवाद बढ़ता गया। मान्यवर, मैं आज स्वर्गीय शम्मी कपूर को भी कोट करना चाहता हूं। शम्मी कपूर जी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब मिलने आए थे। उन्होंने कहा, अमित भाई, मेरा जब गोल्डन पीरियड था, मेरा साल का 30% टाइम कश्मीर में जाता था, इतना शूटिंग होता था कश्मीर। और मैं वहां के लोगों को मिला हूं। प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, महिलाएं प्रोग्रेसिव थी, धर्मनिरपेक्ष बात करते थे, सूफी संतों की बात करते थे, वहां पर कश्मीरी पंडित भी मिलते थे। आज मैं देख रहा हूं कि वो बच्चियां पथराव कर रही है। क्या हो गया? किसने बिगाड़ा? तब मैं इसके नीचे गया था मान्यवर, तब मालूम पड़ा कि ये जमाते इस्लामी ने पूरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर कब्जा जमा कर रखा था और बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर जहर घोलना शुरू किया। तब जाकर ये स्थिति हुई। मगर कोई भी कभी भी ये कांग्रेस इसके मूल में नहीं गई और मान्यवर धीरे धीरे ये बढ़ता गया। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि ऐसा नहीं चल सकता और 5 अगस्त 2019 को यही ऐतिहासिक सदन में धारा 370 और 35 को समाप्त, और उसके बाद शुरू हुआ टेररिज्म को फैलाने वाले, अलगाववाद फैलाने वाले टेररिस्ट और इनकी इकोसिस्टम संपूर्ण सफाई का एक युग शुरू हुआ। मान्यवर, धारा 370, 35 से हटाए गए, जीरो टेरर प्लान बना, एरिया डोमिनेशन की योजनाएं बनी,
कैपेसिटी बिल्डिंग की योजनाएं बनी, मल्टी लेवल डिप्लॉयमेंट लगाया गया, तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया, जेल प्रबंधन बढ़ाया गया, ड्रोन रोधी सिस्टम और गन तैनात किए गए। मान्यवर, हम सब ने देखा, देश की जनता ने देखा, कई आतंकवादी मारे गए, 10-10 हजार के जनाजे निकलते थे। मान्यवर, हमने कठोर निर्णय लिया, आतंक में लिप्त किसी भी व्यक्ति का जनाजा नहीं निकलेगा, जहां मरेंगे वही दफना दिया। और मान्यवर, इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने विरोध किया था। आतंकी समर्थन को चूर चूर कर नौकरियों से निकाला गया, पासपोर्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हेतु इनको अघोषित किया गया। 75 पाकिस्तानी समर्थक सरकारी कर्मचारियों को ड्यू लीगल प्रोसेस से बर्खास्त करा दिया गया। बार काउंसिल सस्पेंड कर भारत के संविधान को मानने वाली बार काउंसिल प्रस्तावित की गई। यूएपीए अदालतों की स्थापना हुई और लगभग मई 22 से लेकर मई 25 तक 2267 प्रकरण यूएपीए के दर्ज हुए। इनकी पूरी टेरर फाइनेंस की इकोसिस्टम को ध्वंस किया। एनआईए और ईडी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, कई एसओपी बनाई गई और 347 संपत्तियों को जब्त कर दिया गया। एक और जमात इस्लामी और ऐसे संगठनों को हमने बंद करने का काम किया और दूसरी ओर मान्यवर, इनकी इकोसिस्टम को भी हमने समाप्त कर दिया। मैं आज इस सदन के रिकॉर्ड के लिए बैन किए हुए संगठनों का लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, जिसने घटना करी थी, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिब्ज उल तहरीर, जमायत इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुर्रियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी ग्रुप, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल फ्रंट लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तिहाद मुसलमान अवामी एक्शन कमेटी और इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस और पीएफआई को भी हमने बैन कर दिया। और मान्यवर, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ 2010 में 10 से 15 की एवरेज ऑर्गेनाइज टाउन पिल्टिंग, हमने भी दृश्य देखे हुए जो समूह कपूर ने चिंता की थी। छोटी छोटी बच्चियां पथराव करती थी। 2564 सालाना होते थे। 2564 पथराव की घटना हुई। 2024 के बाद एक भी घटना नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल, जिसका वो लोग ऐलान करते थे, पाकिस्तान के बैठे हुए हुर्रियत के आका सालाना 132 दिन घाटी बंद रखते थे। 3 साल से एक भी हड़ताल का ऐलान नहीं हुआ है, हिम्मत नहीं है। टाउन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु, 112 नागरिक मारे जाते थे, अब 0 मारे जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्स का इंजर्ड, साल में 6235 सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड होती थी, अब 0 हो गई। मान्यवर, इसके साथ साथ ये पूछ रहे थे, अभी वो शिवसेना की सदस्य भी पूछ रहे, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? इतनी गहरी जड़ें कांग्रेस ने डाली है, समाप्त होने में बहुत देर लगेगी। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द, परंतु मान्यवर, आंकड़े में कहना चाहता हूं, समाप्ति के कगार पर है। आपको पसंद नहीं आएगा मगर समाप्ति के कगार पर। पहले 2004 से 14 तक कुल घटनाएं 7217 हुई। 7217, 7217 और जून 15 से मई 25 तक 2150, 70% की कमी हो गई। मानव आतंकवादी घटनाओं में 70% कमी। नागरिकों की मृत्यु 1770 हुई थी, अब नागरिकों की मृत्यु 357 हुई है। मान्यवर, 80% की कमी। और सिक्योरिटी फोर्सेस
1060 मारे गए थे, अब 542 मारे गए हैं मान्यवर। 49% की कमी मान्यवर। इसके साथ साथ हमने कश्मीर के अंदर ढेर सारा काम किया है मान्यवर। लगभग 59,000 करोड़ की 53 परियोजनाएं, चिनाब पर विश्व का सबसे बड़ा पुल बना, 8.5 किलोमीटर लंबी बनिहाल सुरंग बनी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला तक रेल पहुंची, जोजिला सुरंग और बनिहाल सुरंग बने, रोजगारी का सृजन 63,000 लोगों का हुआ, जम्मू देश का पहला शहर बना जहां IIM, IIT और एम्स तीनों संस्थान वहां पर है मान्यवर, पहला शहर। लगभग ऐसी स्थिति कश्मीर में भी तीनों प्रोग्रेस पर है। 40,000 नौकरियां दी, विस्थापितों को प्रतिनिधित्व दिया, कश्मीर विस्थापित कश्मीर पंडितों के 2 सदस्यों का नामांकन करने का कानून लेकर आए, और सबसे बड़ी बात मान्यवर, हमने भारत के संविधान का झंडा कश्मीर में फहराने का काम। ये पूछते हैं क्या हुआ? पहले 3 परिवारों तक राजनीति, ना पंच था, ना सरपंच था, ना तहसील पंचायत थी, ना जिला पंचायत। आज जम्मू कश्मीर में 34,260 जनप्रतिनिधि चुने हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा कर। मान्यवर, पहले चुनाव होते थे। मुझे एक सेना के रिटायर्ड जनरल मिले, बाद में मैं बताता हूं। उन्होंने कहा, अमित भाई, हमारा काम तो मुख्य सुरक्षा का नहीं था, वो तो भगवान भरोसे था। सबसे बड़ा काम फर्जी वोटिंग करना था। कराते थी प्रशासन, हम इनकार करते थे। कई लोगों को मेमो दिए गए, फिर भी हम अड़े रहते थे। 3%, 4% वोटिंग होती थी। आज नरेंद्र मोदी के शासन में जिला पंचायत के चुनाव में 98.3%। जनरल इलेक्शन में अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग आजादी से। ये बताता है वहां लोकतंत्र प्रस्थापित हो रहा है मान्यवर। और 63% हुआ, और 1,000 करोड़ से रुपये से ज्यादा पैसा पंचायतों को सीधा देने का काम किया। मगर मान्यवर, एक क्यों हुआ, मैं आज पूरे सदन को बताना चाहता हूं। मैं भी इस बात को कभी उजागर नहीं किया, मगर मुझे लगता है मौका भी है और दस्तूर भी है। जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले, तब से उनके दिलो दिमाग पर कश्मीर की शांति का भूत था, अहरनीश सुधर। मान्यवर, 2015 में पार्टी का अध्यक्ष बना। मोदी जी ने मुझे जनरल सिन्हा के घर पर भेजा। जनरल सिन्हा जो कई साल तक कश्मीर में सेवा की है, नॉर्थ ईस्ट में भी सेवा की है, NCR में रहते थे। मैं 3 दिन उनके घर पर बैठा, उन्होंने पूरी डिटेल बताई। फिर कश्मीर से जुड़े हुए 25 लोगों की अलग अलग सूची दी। इनके साथ मैंने घंटों चर्चा की थी, और मोदी जी ने भी अनेक लोगों को बुलाकर चर्चा की। अगर मोदी जी करते हैं, वो बताते नहीं है, मगर मुझे कुछ तो मालूम है, क्योंकि काफी सरपंच को मिले थे। इनकी मिनट्स मेरे पास आई थी। पार्टी की दृष्टि से युवाओं से मिले थे, धार्मिक नेताओं से मिले थे, जम्मू के लोगों को मिले, घाटी के लोगों को मिले, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के MPO को भी मिले थे। और ढेर सारा मंथन 2014 से चलता था। वो मंथन अंत में कश्मीर के अंदर, आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं साहब, आतंकवाद समाप्ति के कगार पर है। आतंकवाद समाप्ति के कगार। एक जमाना था कि पाकिस्तान को आतंकवादी पाकिस्तान से भेजने ही नहीं पड़ते, हमारे कश्मीर के युवा हाथ में हथियार उठा लेते। मगर आज मैं 6 माह का रिकॉर्ड इस सदन को बताता हूं। 6 माह में आतंकवादी संगठनों में एक भी कश्मीरी युवा की भर्ती नहीं हुई है, और जो मारे जा रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने मोदी जी की नीतियों को स्वीकारा है। पहले कभी नहीं हुआ सर कि आतंकवादी कोई बड़ा कृत्य करते थे, घाटी में इसका विरोध होता है। मैं आज घाटी की जनता को, जम्मू की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। एक भी गांव ऐसा नहीं था घाटी का जहां ये पहलगाम हमले का विरोध नहीं। और जब तिरंगा घर पर फहराने की बात होती है, जिनके बच्चे आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, वो माँ बाप भी तिरंगा फहराते हैं। और मान्यवर,
आतंकवाद पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है माननीय। मैं आज सदन के सामने डिटेल रखना चाहता हूं। अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था कि आतंकवाद को समाप्त करें। काफी मंथन हुआ, मंथन के बाद तय हुआ कि मजबूत कानूनी संरचना खड़ी करनी पड़ेगी जिससे इनको सजा कराई जाए। कानूनी संरचना खड़ी करने के लिए पोटा का कानून लाना, ये कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मैं आज वो है नहीं, मगर पूछना चाहता हूं, पोटा का कानून का विरोध किसको बचाने के लिए किया था? खैर, उन्होंने तो विरोध किया, राज्यसभा में गिर गया। अटल जी का संकल्प मजबूत था, भाजपा का संकल्प मजबूत था। पोटा कानून संयुक्त सेशन में पारित कर दिया गया और पोटा का कानून आया, इसका अमल शुरू। मान्यवर, ये कांग्रेस पार्टी ने इसके घोषणा पत्र में लिखा कि हम पहली कैबिनेट में पोटा का कानून रद्द कर देंगे। अब मैं तो कई बार ऐसा सोच ही नहीं सकता, तो मुझे लगा ये झूठ मूठ का वादा कर रहे। और मान्यवर देखिए, पहली कैबिनेट में ही इन्होंने पोटा के कानून को रद्द कर दिया। और कांग्रेस टेररिस्ट की बात करी, टेररिज्म की बात करी, आप तो उसका पोषण करने वाली पार्टी हो मान्यवर। इसके बाद क्या हुआ? 2005 में रामलला के टेंट पर हमला हुआ। मंदिर उस वक्त नहीं बना था। मुंबई लोकल ट्रेन में 7 धमाके हुए, 187 लोग मारे गए। डोडा में हमले हुए, 34 हिंदू मारे गए। हैदराबाद में धमाके हुए, 44 लोग मारे गए। 2005 रामलला का टेंट, 2006 मुंबई ट्रेन, डोडा 2006, 2007 2 बम धमाके हैदराबाद में, 44 लोग मारे गए। 7 यूपी में धमाके हुए, 13 लोग मारे गए। 8 रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ, 2008 आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 नागरिक मारे गए। 2008 आतंकी हमला हुआ, 246 लोग मारे गए। 2008 जयपुर में 8 बम धमाके, 2008 अहमदाबाद में 21 बम धमाके, 2008 दिल्ली में 5 बम धमाके, 2010 जर्मन बेकरी बम धमाका, 2010 वाराणसी में बम धमाका, 2011 मुंबई में बम धमाका, 3 लोग मारे गए। एक भी वर्ष खाली नहीं गया मन में। और हमें पूछ रहे कि आपने क्या किया? 100 दिन तक पूछते ही रहे, कहां गए, क्या किया, क्या किया, क्या किया। अब मुझे बताओ भाई, 2005 से शुरू कर 2011 तक आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कौन से कानून लाए, कौन से कदम उठाए, और कब जाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का आपने प्रयोग किया? जवाब कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को देना पड़ेगा। मान्यवर, 54 जगह पे देश के अलग अलग हिस्सों में 609 नागरिक मारे गए। और मैं आज गर्व से देश के गृह मंत्री के नाते उच्च सदन में कहता हूं, मोदी जी के राज में पूरे देश में कश्मीर छोड़कर कहीं पर भी टेररिस्ट घटना नहीं। और कश्मीर में भी हुई, उरी में हुई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर चेताया। पुलवामा में हुई, एयर स्ट्राइक कर और चेताया। अब नहीं सुधरते हैं, दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, हम क्या कर सकते हैं? पहलगांव में करा मान्यवर, घर में घुसकर पटचड्डे उड़ाने का काम हमारी सेना। और मुझे तो कल सुबह ही किसी ने याद दिलाने के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिनकी उम्र 80 है, उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा था। उन्होंने कहा, अमित ये जरूर बोलना। अब मैं इतनी वरिष्ठ कार्यकर्ता की भावना को टाल नहीं सकता मान्यवर। उन्होंने एक व्हाट्सएप में वीडियो भेजा जिनमें सोनिया गांधी जी के घर से दौड़ते दौड़ते सलमान खुर्शीद जी आंसुओं से लहस बाहर आते। बाहर मैनेज मीडिया खड़ा है, उसके सामने कहते हैं कि सोनिया जी पूरी रात सो नहीं पाती है, इनके आंसू देखकर मेरी आंख से आंसू दिख रहे। ठीक है भाई, किस लिए आंसू बहाए? बाटला हाउस में वो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी मारे गए, उसके लिए। अरे सोनिया जी, आंसू बहाना था
तो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मोहन शर्मा शहीद हुआ, इसके लिए बहाते हैं। आप किसको प्रोटेक्ट करें? मगर वोट बैंक का एक खेल। मुझे पूछते रहे साहब, 90 दिन तक भाग गए, आप क्या कर रहे हो? 25 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, सिंदूर इसका जवाब नहीं, आतंकवादी कहां गए? चलो भाई, ये तो भाजपा सरकार है, सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया, हो गया हमारा काम। अब मैं पूछना चाहता हूं, दाऊद इब्राहिम जिसने मुंबई में सीरियल धमाके गए, किसके राज में भागे मान्यवर? कांग्रेस के राज में। सैयद सलाउद्दीन किसके राज में भागा? कांग्रेस के राज में। टाइगर मेमन किसके राज में भागा? कांग्रेस के। अनीस इब्राहिम किसके राज में भागा? रियाज भटकल किसके राज में भागा? कांग्रेस। इकबाल भटकर किसके राज में भागा? मिर्जा सादाब किसके राज में भागे? और इसका हिसाब कौन देगा? उनको मालूम था देना पड़ेगा साहब, इसलिए बहिष्कार करते। वो स्वयं भागे, आतंकवादियों को भगाया और वो भी भाग गए। और हमने मान्यवर 11 साल में यूएपीए में 2019 में अमेंडमेंट किया। इसके तहत, अमेंडमेंट के तहत 57 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। एनआईए का अमेंडमेंट किया, देश के बाहर जांच करने के हमने अधिकार लिए। एनएसए का हमने सख्त उपयोग किया, 370 को बैन किया, निरस्त कर दिया, पीएफआई को बैन किया, मैक को मजबूत किया, आईसीजेएस का हमने स्थापना किया, नफीस का स्थापना किया, पीएमएलए से टेरर फाइनेंसिंग को रोक दिया और नेट ग्रिड से माध्यम से पूरे देश के आतंकी संगठनों को एक कंप्यूटर की क्लिक पर लाकर रख दिया। मान्यवर, हमने पूरी इकोसिस्टम तैयार करी। और मान्यवर, ये जो कह रहे हैं, कल पूछ रहे थे कैसे आते हैं, मान्यवर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इतनी कठिन सरहद, कई जगह सुरंगें बनाते हैं और बना सकते हैं मान्यवर। इसको रोकने के हम तकनीकी उपाय कर रहे हैं, कुछ समय में ही हो जाएगा। मगर कुछ नाले ऐसे हैं मान्यवर, वहां इतना बहाव होता है, वहां कोई चौकी नहीं लग सकती, चौकी बह जाएगी। वो घुस रहे हैं, मगर उन्होंने क्या स्टैंड लिया था? राहुल गांधी ने कहा, जब 2011 में हमला हुआ, उन्होंने कहा सभी आतंकी हमलों को रोकना संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा घुसपैठियों को कोई रोक ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि अभी भी पाकिस्तान कुछ आतंकी हमले कर पा रहा है, अभी भी कुछ घुसपैठ होती है, काफी कम हुआ है मान्यवर। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलने वाला आदमी हूं, देश की जनता सुन रही हूं, काफी कुछ कम हुआ है, मगर हम कभी ऐसे हथियार नहीं डालते। मैं आज सदन के सामने कहना चाहता हूं, घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कृत निश्चयी है, दृढ़ता के साथ हमारा। मान्यवर, कल राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब ये उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं रखते। मान्यवर, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया था? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को, अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मान्यवर, 1955 में देश में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि कल मुझे कहने लगे झूठ बोल रहे हैं। मैं आज चीज भी लेकर आया। मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पढ़ रहा हूं, जो नेहरू जी ने स्वयं संकलन करा है। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू स्वयं है। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र से तो संबंध किया जाए, यूएन में उसको मेंबरशिप दी जाए, परंतु उसको सुरक्षा परिषद में नहीं, और उसकी जगह भारत को देना चाहिए। साहब, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता धन्यवाद करता
और भारत सुरक्षा परिषद में मेंबर बन जाता। आज मोदी जी जो प्रयास करते थे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारे पास भी वीटो होता। परंतु इन्होंने क्या कहा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। चीन जैसे महान देश को सुरक्षा परिषद में नहीं रखते हैं तो सुरक्षा परिषद के मायने ही नहीं रहते। ये मान्यवर कांग्रेस का चरित्र कल हमें सवाल पूछे थे। और चलो नाना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने मान्यवर एक प्रकार से चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन उनकी माताजी थी, उससे एमओयू किया, चीन से पैसा लिया, हमने एफसीआरए का लाइसेंस यही बिना पर कानूनी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या एमओयू हुआ था? मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब दिया। हर चीज प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप देश की जनता को बताओ जरा, क्या एमओयू हुआ था, कितना पैसा लिया गया, चीन के राजदूत के साथ युद्ध की स्थिति में कैसे बात कर सकते हो आप? और आप प्रतिपक्ष के नेता हो और 30,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चली गई और साहब इरिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, कहते हैं वहां घास का तिनका भी नहीं उगता। अब नेहरू जी का सर मेरे जैसा था साहब, तो हमारे महावीर त्यागी थे, उन्होंने कहा कि साहब आपके सर पर भी एक बाल नहीं है, क्या इसको चीन बेच दे? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने इरिस्पॉन्सिबल जवाब हो। और अभी संधि की बात करें मान्यवर, मैं 71 के युद्ध में हमारा विजय हुआ, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, बहुत अच्छा काम हुआ, विजय हुआ। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक युद्धबंदी थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को शिमला समझौते में लौटा दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं मांगा। अगर उस वक्त इंदिरा गांधी, इस देश की दिवंगत प्रधानमंत्री जी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लिखवा लेती तो आज आतंकवाद देश में आ ही नहीं सकता था। मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी आ जाता। मान्यवर, इसके साथ साथ हमारा 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे कब्जे में था पाकिस्तान, वो भी दे दिया। पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को दे दिया। हमारे सिर्फ 54 पकड़े गए थे, वो वापिस नहीं आए। आज भी इनके परिवारजन उनकी राह देख रहे। मान्यवर, क्या संवेदनशीलता है, क्या समझौता किया आपने। और साहब, जनरल मानेक साहब, जिनको 71 युद्ध का आर्किटेक्ट कहा जाता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जनरल मानेक साहब के इंटरव्यू में कहते हैं, शिमला में भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। वो इंटरव्यू अंग्रेजी में, इसलिए मैं कोट अनकोट पढ़ाता हूं। आई टोल्ड हर, इनटू ब्रैकेट उन्होंने छापा है इंदिरा गांधी, दैट आई टोल्ड हर दैट ही, इनटू ब्रैकेट भुट्टो, आई टोल्ड हर दैट ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू। और ये हमें पूछ रहे संधि क्या, हमने तो युद्ध ही घोषित नहीं करा था, संधि किस चीज की भी। हमारा एक लिमिटेड एग्रेशन था, टेररिज्म पर हमारा हमला था और हमारे आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए। और ये हमें पूछ रहे, चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्यूपाई। आप नहीं ला पाए,
कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, हम ये लाए। और मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान की रचना ही कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं कम से कम इतना तो जिम्मेदारी के साथ कह सकता, मैं उस वक्त निर्णायक स्थिति में होता तो भारत माता के टुकड़े कभी सिग्नेचर नहीं करता। उम्र हो गई थी, जल्दी थी, प्रधानमंत्री बनना था, देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, आज तक देश पछता रहा है। मान्यवर, आतंकवाद के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमारी देश की फजीहत कर, मुंबई अटैक के बाद शर्म अल शेख सम्मेलन हुआ, जिसको पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में बलूचिस्तान ब्लंडर के नाम से जानते हैं। उसमें प्रस्ताव किया कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं। अब भला दुनिया में कोई पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार कह सकता है क्या? लोग हमारे मरे हैं, जवान हमारे मरे हैं, और आपने उनको पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे दिया। मान्यवर, और भारत पाकिस्तान के आधिकारिक बयान में भी बलूचिस्तान का जिक्र किया। इनका आंतरिक मामला था। मान्यवर, हमारा कोई लेन देन नहीं है बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही। मनमोहन सिंह स्वीकार कर आए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि टेरर की घटना और वार्ता, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। भगवान भला करे, देश की जनता का नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वो चीज को नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दी। जब तक टेररिज्म नहीं रुकता है, वार्ता नहीं हो सकती। मान्यवर, आज ये लोग जो बोल रहे हैं, विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मोदी जी को G20 कई सारे देशों को मिला है। राजीव गांधी फाउंडेशन में एक स्टडी करा दो, हर देश में हुआ G20 और भारत में हुआ G20। हर देश की राजधानी में जाता है। मोदी जी G20 को हर राज्य में ले गए। माननीय, हमारी संस्कृति, हमारी क्षमताएं, हमारा पावर, हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया के सामने रखने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, और पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि पूरे अब तक के G20 सम्मेलन में सबसे सफल G20 सम्मेलन है। और मान्यवर, इसीलिए पूरी दुनिया में कई सारे राष्ट्राध्यक्ष है। मान्यवर, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और ये विदेश नीति की बात है, 27 देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हैं। भाई साहब, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का है, भारत की 140 मोदी जी ने देश को सम्मान दिला है, देश की 140 करोड़ जनता को गौरवान्वित किया है। तो मोदी जी का नेतृत्व जो है, माननीय, भावुक नहीं है। भावुक नेतृत्व होता है, वो रोने भी लगता है, कई बार शकम भी हो जाता है। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है, और दृढ़ भी है। मैंने देखा है कोरोना 370 ऑपरेशन सिंदूर, ये सारा छोड़ दो। कोरोना में मैंने देखा है, इससे बड़ी आफत इस सहस्त्राब्दी में भारत पर नहीं आई थी। अड़ीग होकर अपने रास्ते पर चलते रहे, और जब कोरोना समाप्त हुआ, पूरी दुनिया ने कहा सबसे अच्छा प्रबंधन भारत ने किया। और उसका कारण जब ढूंढा गया, मैं भी स्टडी करने वाले कुछ लोगों को मिला था मान्यवर, जब कारण पूछा गया, स्टडी किया गया, तो सबने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना के सामने सरकारें लड़ती थी, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, भारत सरकार, राज्य सरकार और 140 करोड़ लोग एक साथ कोरोना के सामने लड़ते थे। मजाक उड़ाते,
घंटी बजाने से कोरोना चला जाएगा, दिया जलाने से चला जाएगा, कर्फ्यू करने से अपने आप चला जाएगा। उनको मालूम नहीं था, जनता के मन में जागरूकता लाते थे। और जब, मुझे तो ठीक याद है, मोदी जी ने टीम गठित की टीका बनाने के लिए, तब जयराम रमेश जी, नाम मत लीजिए, रिकॉर्ड पर मत लीजिएगा, तब कांग्रेस वाले इनका मजाक करते थे कि भारत टीका बना लेगा। मान्यवर, सबसे पहले टीका बनाने वाले देशों में भारत है, और इसी के कारण हम बचे थे। मान्यवर, 11 साल में समग्र दुनिया ने भारत की क्षमता को स्वीकारा है। भारत 11वें नंबर से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जीडीपी हमारा 4.19 ट्रिलियन हो गया, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनी। प्रति व्यक्ति आय, जयराम रमेश जी हमेशा पूछा करते हैं, निर्मला जी बताती भी नहीं है, 68,572 से बढ़कर 1,33,488 हो। मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 60% बढ़ा, 159 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, 31 लेकर मोदी जी ने इनिंग शुरू करा था, अभी समाप्त नहीं हुआ। 136 वंदे भारत ट्रेन है, 1500 ट्रेन अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहे हैं। 97% से अधिक भारतीय रेल का विद्युतीकरण हो चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनने के कगार पर है। भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मोदी सरकार में 118 यूनिकॉर्न बने। रक्षा क्षेत्र में हमारा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ हुआ और निर्यात 21,000 करोड़ हुआ। विश्व का सबसे बड़ा पुल भारत में है, विश्व का सबसे लंबा पुल भारत में है। देश का सबसे लंबी अटल सेतु भारत में बनी। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल मोदी जी के समय में हुआ और सबसे बड़ा एनएच भी मोदी जी के समय में बना। और सबसे बड़ी उपलब्धि, कई पीढ़ियों से गरीबी जिनको डस रही थी मान्यवर, 60 करोड़ लोगों को घर में बिजली, गैस, शौचालय, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का इलाज देने का काम। ये नहीं समझ रहे। आपकी जो इच्छा हो, मैं मान्यवर एनालिसिस के साथ इस सदन में जिम्मेदारी के पूर्वक कहना चाहता हूं, जब भी भारत की आजादी का इतिहास 25 साल के बाद शताब्दी के वर्ष लिखा जाएगा, ये मोदी एरा स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, किसी ने समझा। और मान्यवर, कई सारे चीजें जो भारत के स्वाभिमान से साथ जुड़ी थी, हमारे इतिहास के साथ, हमारी संस्कृति के सम्मान के साथ, वो सारी चीजों को इन्होंने 75 साल तक लटका कर रखा। मैं आज एक लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। अचीवमेंट जो हुए, आर्थिक विकास हुआ है, प्रजा का आत्मगौरव उड़ा है। आर्टिकल 370 को हमने हटा दिया, 3 तलाक समाप्त कर दिया, यूसीसी शुरू हो चुका है, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में रंग चंग के साथ हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा में शिक्षा पर हमने बल दिया। काशी, उज्जैन, शारदा पीठ, करतारपुर कॉरिडोर बनाए, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया, योग को वैश्विक पहचान दिलाई, नया सैनिक चिन्ह वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के निशाने पर रखा, संसद के अंदर सेंगोल की स्थापना की, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का स्वदेशी निर्माण किया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम बदलकर सुभाष बाबू और परमवीर चक्र विजेता बने हुए हमारे सेनानियों पे साथ रखे। और इसके साथ साथ कई सारी उपलब्धियां ये एरा में हुई। मान्यवर, सबसे बड़ी उपलब्धि है 2047 में मुझे एक विदेशी पत्रकार ने कहा, मैं लंबा बैठा था, मैं उनकी थॉट प्रोसेस को जानना चाहता। अब मैं जो सुनना चाहता था तीसरे ही वाक्य में आ गया कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं उनको पूछा क्यों?
उन्होंने कहा अब तक भारत ने अपना लक्ष्य ही तय नहीं किया था, कैसे अचीव करता। मैंने बोला अब क्या हुआ कि अब मोदी जी ने तय कर दिया कि जब 100 साल का भारत होगा, आजादी के 100 साल होंगे, तब विश्व में हर एक क्षेत्र में हम नंबर 1 पर होंगे और महान भारत। और मान्यवर, मुझे मालूम है मोदी जी का ये भाषण, मोदी जी का संदेश आज 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बना हुआ है और मुझे विश्वास है 140 करोड़ भारतीयों पर और हमारे युवाओं पर। शायद हमें से काफी लोग 2047 में नहीं होंगे, परंतु 2047 में जो भी भारतीय होंगे वो देखेंगे कि विश्व में भारत नंबर 1 बन चुका है। मान्यवर, भारत को नंबर 1 बनना है तो हमारी बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, युद्ध होता है तो हमला वहां पर से भी होता है, यहाँ से पर से एक भी हमला ऐसा नहीं जाएगा जिसका जवाब दिया नहीं जाएगा और आतंकवाद को हम समाप्त कर कर रहेंगे। 31/3/26 को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, इसमें किसी को शंका नहीं। और अंत में जिन जिन सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत सम्मान के साथ उनका धन्यवाद कर और फिर से एक बार ऑपरेशन महादेव में जिन्होंने हिस्सा लिया है वो सभी को पूरे सदन की ओर से और व्यक्तिगत मेरे रूप से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं भारत का संविधान हूं। मेरी निर्माण प्रक्रिया से पहले कई देशों के संविधान पढ़े गए, समझे गए और फिर उन तमाम प्रावधानों को लेने पर सहमति बनी जो संसदीय लोकतंत्र को गति देने में सहायक सिद्ध हो सकते थे। साथ ही इस व्यवस्था में देश के ग्रामीण इलाकों को भी तवज्जो मिलनी चाहिए, इस ओर ध्यान आकर्षित किया था मेरे सदस्य गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। संविधान सभा का जब पहला ड्राफ्ट आया तो श्रीमन नारायण ने दिसंबर 1947 में गांधी जी का ध्यान इस ओर खींचा और बताया कि इसमें पंचायती राज का जिक्र नहीं है। आखिरकार नवंबर 1948 में पहली बार पंचायती राज को लेकर बहस हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर खेद जताया और बीएन राव से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। उनका जवाब था कि प्रारूप को बदलना इस समय संभव नहीं है। संविधान को गांव से शुरू होकर केंद्र तक पहुंचना चाहिए। भारतवर्ष में गांव ही बुनियादी इकाई रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसके बाद पंचायती राज को नीति निर्देशक तत्व के तौर पर स्वीकार किया गया। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधी जी के विचारों का विश्लेषण कर स्वतंत्र भारत का गांधीवादी संविधान द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया नाम का दस्तावेज लिखा, जो 60 पन्नों और 22 अध्यायों में फैला था। इसमें बुनियादी सिद्धांत, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य, आंचलिक सरकार, केंद्र सरकार और न्यायपालिका सरीखे विषय शामिल थे। हालांकि तब परिस्थितियों के चलते इस दस्तावेज को पूरी तरह संविधान सभा अपना नहीं पाई थी, पर गांधी जी के इस वैचारिक धरातल के प्रति श्रीमन नारायण अग्रवाल की प्रतिबद्धता बनी रही। तो अगली बार बात ऐसे ही एक अलहदा विचारों वाले व्यक्तित्व की। नवादा जिला 26 जनवरी 1973 को मगध प्रमंडल के गया जिले से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना। खुरी नदी और NH 31 इस जिले की जीवन रेखा है। नवादा की सीमा उत्तर में नालंदा, पूर्व में शेखपुरा और जमुई, पश्चिम में गया और दक्षिण में झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिलों से लगती है।
बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित नवादा जिला बिहार के 38 जिलों में से एक है। नवादा शहर इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। यह जिला 2494 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नवादा संसदीय सीट के दायरे में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटें नवादा, हिसुआ, वारिसलीगंज, गोविंदपुर, रजौली, जबकि शेखपुरा जिले का एक विधानसभा क्षेत्र बरबीघा शामिल है। नवादा और शेखपुरा दोनों ही बिहार के पिछड़े जिलों में शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नवादा जिले की जनसंख्या 22,19,146 है, जिसमें 11,44,668 पुरुष और 10,74,478 महिलाएं हैं। नमस्कार, आपका संसदीय क्षेत्र में आज हम पहुंच चुके हैं बिहार के नवादा जिले में, जहां से सांसद हैं विवेक ठाकुर। उनके बारे में जानने से पहले और उनसे बातें करने से पहले आइए जान लेते हैं नवादा के बारे में। – 1845 में नवादा की स्थापना गया जिले के एक अनुमंडल के रूप में हुई थी। 26 जनवरी 1973 को नवादा एक अलग जिले के रूप में बना। यह जिला खुरी नदी द्वारा विभाजित है, जिसका पुराना हिस्सा बाएं किनारे पर और सार्वजनिक कार्यालयों एवं अन्य सुविधाओं सहित आधुनिक क्षेत्र दाएं किनारे पर स्थित है। नवादा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। राजा बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना इसी क्षेत्र में की थी। यहाँ मौर्य, गुप्त और कन्हा जैसे प्रमुख राजवंशियों का शासन रहा। हंडिया का सूर्य नारायण मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना द्वापर युग में राजा जरासंध ने की थी। यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हंडिया सूर्य मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित तालाब में स्नान करने भर से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। हमने इस मंदिर के बारे में स्थानीय लोगों से बातें भी की। ये देखिए द्वापर कालीन का मंदिर है और यहाँ का ऐतिहासिक ये है कि जरासंध की बेटी यहाँ पूजा करने आती थी, समझ गए। उसी दिन से प्राचीन मंदिर है और यहाँ का जो है रोग दोष जो होता है ना, मतलब कुष्ठ रोग, अनेक तरह का रोग भी जो है यहाँ पर ठीक होता है। और जिनको कोई कष्ट हो या कोई दिक्कत हो, मतलब बाल बच्चा का भी जो है ना, मतलब दिक्कत होता है, वो भी यहाँ पर मतलब मांगने से मिलता है। और यहाँ पर कोई भी यहाँ खाली हाथ नहीं गया है, ठीक है ना। वो हमारे ज़िला में तो कहीं कहीं कुछ काम हो रहा है, लेकिन खासकर यहाँ जो सूर्य मंदिर है, जो हड़िया गाँव है, यहाँ पर तो मतलब काम तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं। ज़िला में एक 3 नंबर बस स्टैंड है, वहाँ से जाम पूरा लगा हुआ था पूरा मार्केट में। उसको ओवर ब्रिज का काम सुने कि वहाँ फ्लाई ओवर का अथी हो गया है। और नवादा से पावापुरी रेलखंड के लिए भी वो हमारे सांसद महोदय द्वारा उनका भी शिलान्यास किया गया है। नवादा में कोई बड़े पैमाने का उद्योग नहीं है, लेकिन यह जिला रेशम बुनाई और पत्थर के चिप्स उत्पादन सहित कुछ छोटे और मध्यम उद्यमों का केंद्र है। इसके अतिरिक्त भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड ने रजौली को एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए एक संभावित स्थल के रूप में पहचाना है। नवादा जिला पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है। नवादा के हृदय स्थल में स्थित है प्रजातंत्र द्वार। यह भारत की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक है। यह न केवल स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, बल्कि यह नवादा शहर की पहचान भी है। प्रजातंत्र द्वार का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जब भारत एक गणतंत्र बना था। इस द्वार का निर्माण स्वर्गीय कन्हई लाल साहू ने करवाया था। बाद में इसे नवादा के लोगों को समर्पित किया गया। शहर के आसपास कई दर्शनीय स्थल स्थित हैं। इनमें नवादा शहर से लगभग 24 किलोमीटर दूर काकोलत जलप्रपात शामिल है। नवादा के कौवाकोल प्रखंड में सर्वोदय आश्रम है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह आश्रम एक समय में जयप्रकाश नारायण की शरण स्थली थी। यह एक प्रतिष्ठित स्थल है, जिसने नवादा के ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाया है।
आश्रम परिसर में पुस्तकालय, प्रार्थना भवन, खाद्य निर्माण इकाई और जैविक खेती के मॉडल मौजूद हैं। यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है, जहाँ 78% आबादी खेती पर निर्भर है। सर्वोदय आश्रम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र इस क्षेत्र में कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है। नवादा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में आजादी के बाद पहले आम चुनाव से लेकर अब तक इसकी सीमाओं में काफी परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1957 से पहले यह गया पूर्वी संसदीय सीट का हिस्सा था। इसके बाद नए परिसीमन के तहत संसदीय क्षेत्र संख्या 34 के रूप में इसका गठन हुआ। साल 1962 में यह बदलकर संसदीय क्षेत्र संख्या 42 सुरक्षित के रूप में अस्तित्व में आया, जो करीब 4 दशक तक अपने इसी स्वरूप में रहा। वर्ष 2004 में फिर से इसका परिसीमन बदला और यह संसदीय क्षेत्र संख्या 39 के नए कलेवर में सामने आया। वर्तमान में रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारिसलीगंज और शेखपुरा जिले का बरबीघा विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है। इस क्षेत्र में 2009 के लोकसभा चुनाव से एनडीए लगातार विजयी रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने जीत हासिल की। मैं विवेक ठाकुर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हमारे साथ हैं बिहार के नवादा से सांसद विवेक ठाकुर जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने राज्यसभा का एक कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद लोकसभा के लिए चुने गए। अपने इस अनुभव को कैसे देखते हैं आप? मेरे राज्यसभा के कार्यकाल में 2 साल बाकी था जी, और तब मुझे पार्टी ने आदेश दिया कि आप जाइए लोकसभा लड़ते। जी, मेरे बचे हुए शेष कार्यकाल पर फिर बाद में श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जी, वो चुन के आए राज्यसभा में। रह गई बात की दोनों अनुभव 2 सदन के। मेरा तीसरा सदन है ये। मैं राज्य में भी है सो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर रहा हूँ, फिर राज्यसभा है। राज्यसभा और लोकसभा में नेचर का फर्क है इस प्रकार से कि लोकसभा में आप अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जी, और राज्यसभा का दायरा एक व्यापक जैसा है। वो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट उसमें कर सकते हैं। लोकसभा में समय आपके हाथ में नहीं है। वो जितना आपको काम है, जनता है, उससे संचालित होता है पूरा शेड्यूल। तो बहुत हाई लेवल अकाउंटेबिलिटी रहता है। जी। आपने बहुत ही छोटे स्तर से आपने राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद फिर आप यहाँ तक पहुँचे, लोकसभा, राज्यसभा। तो अपनी इस यात्रा को कैसे देखते हैं? लगभग 32 साल का मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, और पटना महानगर जो हमारा टाउन लेवल होता है, वहाँ से हमने यात्रा आरंभ की थी जी, और मेरा सौभाग्य रहा कि बहुत बड़े बड़े संगठनकर्ताओं के साथ मुझे अपना सामाजिक ज़िंदगी आरंभ करने का मौका लगा। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र, फिर उस समय गोविंदाचार्य जी भी थे और वो एक अलग कालखंड था जब ये लोग स्तंभ थे। इन लोगों ने पार्टी का नींव रखा और निर्माण कर रहे थे। जैसे कुशाभाऊ ठाकरे थे मध्य प्रदेश में, उसी तरह से कैलाश जी थे, इधर पूर्वोत्तर भारत देख रहे थे पूरा। तो तभी हमने यात्रा आरंभ की थी। सुशील मोदी जी अब तो नहीं रहे, हमारे बड़े नेता, कद्दावर नेता थे। पहली बार विधायक बने थे तो हम लोग के सामने बने थे। तो एक यात्रा लंबी रही और अच्छा यात्रा रहा। एक ही बात की खुशी रहती है कि जिस दल में मैं हूँ तो प्रथम पहचान हर एक नेता
आप लोग कहेंगे, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि प्रथम पहचान जो है बीजेपी के हर प्रतिनिधि का एक कार्यकर्ता का होता है। सब पहले कार्यकर्ता हैं, जी। फिर कोई मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री वगैरह होता है। अगर आपसे उन दिनों के कुछ संस्मरण जानना चाहें, कुछ ऐसी बातें जो आप हमेशा याद करना चाहें। देखिए, वो कालखंड तो कोई बहुत अच्छा तो नहीं था बिहार के दृष्टिकोण से कि उसका बहुत स्मरण किया जाए। बिहार का सबसे काला अध्याय का वो समय था जी। और उस समय के जो चुनाव होते थे वो युद्ध के समान होते थे। वो चुनाव नहीं होता था। आज तो बहुत ही बदला हुआ चुनाव बिहार में भी होता है। वो बैलेट पेपर का युग था और प्रशासन का तांडव, बूथ कैप्चरिंग स्क्वाड चलता था। आरजेडी के जो जत्थे रहते थे और उसको लीड करते थे पुलिस, और बसों में लद के, और पटना जैसे राजधानी में। इसलिए आप अगर प्रामाणिकता से देखेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा काउंटरमांड हुआ इलेक्शन रहा है तो पटना लोकसभा रहा है जी। ये राजधानी है। तो बड़ा कठिन था युग, लेकिन कार्यकर्ताओं का संकल्प बहुत मजबूत रहता था, इसलिए कोई पीछे हटता नहीं था। लेकिन तब से अभी बिहार बहुत विकास कर चुका है, पूरा परिवेश बदल गया है। ईवीएम आने के बाद से पूरा एक सिस्टम बदल गया है। तो एक बहुत ही अच्छा चुनाव हो गया, माहौल भी अच्छा हो गया। अपने राज्य में प्रगति को देखते हुए विश्वास नहीं होता है कि हम लोग उस समय के प्रोडक्ट हैं जहां बिजली का दर्शन कभी कभी होता था। अब हम लोग सरप्लस स्टेट की ओर जा रहे हैं। जी। आपके पिता भी जाने माने राजनीतिज्ञ रहे, तो उनका कितना सहयोग रहा? देखिए, वो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े व्यक्तित्व थे जी। सामाजिक रूपेण भी, राजनीतिक रूपेण, क्योंकि उनकी प्रथम पहचान एक विश्वविख्यात डॉक्टर से थी। तो गांव-गांव में उनको जानने वाले लोग थे, तो वो एक उनका निजी पहचान था बहुत बड़ा। राजनीतिक पहचान भी समांतर रूप से उतना ही बड़ा था जी। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो विद्यार्थी परिषद से सरोकार था। फिर हम लोग युवा मोर्चा के प्रोडक्ट हैं, जो हमारी युवा इकाई है, उसका मैं प्रदेश में रहा उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। जब आज के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनके कार्यकारिणी सदस्य रहा। तो मैं हिमाचल का प्रभारी रहा, बंगाल का प्रभारी रहा। तो एक सामान्य कार्यकर्ता जैसे सीढ़ी चढ़ता है उस तरह से चढ़ते हुए हम यहाँ पर आए। तो ये है कि पार्टी ने जब जब जो काम दिया है, किसी काम को छोटा आज तक नहीं माने। अब नवादा की ओर जाते हैं। आपने नवादा क्यों चुना? पार्टी का आदेश हुआ नवादा जाना है, लड़ना है, तो मैं लड़ बैठा। नवादा से मेरा बहुत पुराना सरोकार है जी। आज से नहीं, बचपन से। पिताजी मेडिकल कैंप लगाते थे जाके, तो नवादा में हम लोग एक छोटा बालक के जैसा हम भी साथ में चले जाते थे। 2-3 दिन रहते थे वहाँ। हजारों हजार की संख्या में लोग पटना से डॉक्टर्स जाते थे जो मरीजों को देखते थे। तो बड़ा पुराना सरोकार रहा है। और उसके पहले जब हम एमएलसी थे या पार्टी के पदाधिकारी थे, युवा इकाई के उपाध्यक्ष थे प्रदेश पे, तो हमेशा जाना आना रहा है। और जब पार्टी ने आदेश दिया तो सहर्ष उस चुनौती को स्वीकार करते हुए वहाँ बढ़े और चुनाव भी हो गया। जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। आपको ये बता दें कि मेरे लोकसभा के अंतर्गत 2 जिला आता है, नवादा के साथ साथ शेखपुरा भी आता है, आधा शेखपुरा, और दोनों आकांक्षी जिला है जी। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें मेरा दोनों आता है। तो बड़ा दुख होता था कैंपेन के समय में
तो बहुत कुछ करने को है, मूलभूत चीज़ों से दूर है अभी तक ये। तो एक संकल्प हमने भी लिया था चुनाव में, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बारे में संकल्प लिया है कि 47 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो हमने ये संकल्प लिया है कि विकसित भारत के साथ साथ विकसित नवादा के भी संकल्प को सिद्ध करना है, और उसी यात्रा पे हम चल रहे हैं। जी, वहाँ एक चीज़ जो देखने को मिला वो एक तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है और जाम की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। आप बिल्कुल सही बात बोल रही हैं, और उसके निजात के लिए 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है भी पारित हो गए हैं जी। एक नवादा शहर का जो जाम है उसके निजात के लिए वर्षों का, दशकों का कहिए मांग था। नवादा बाईपास जो है 146 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जिसका टेंडर भी हो चुका है और वो अब काम शुरू होने वाला है। बगल का एक क्षेत्र है हिसुआ बाजार, वहाँ का भी जाम जो है बहुचर्चित जाम। पिछले कैबिनेट की मीटिंग में हिसुआ बाईपास जो है उसको भी कैबिनेट ने क्लियर किया है, वो भी बनने जा रहा है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है नवादा को सौगात केंद्र द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, जिसके लिए मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। अगर आपसे ये जानना चाहें कि कौन सा वो 3 क्षेत्र है जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं नवादा में डेवलप करने को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद है उसमें सब कुछ है, आपको रोड वगैरह है, और बिजली के क्षेत्र में बहुत बुरा हाल था। मैं जीत के आया उसके बाद वाली जो गर्मी थी वो समझिए मेरा फ़ोन एक बिजली ऑफिस के फ़ोन के जैसा चलता रहता था। लोगों को आशाएं बहुत थी। 7 RDSS के स्कीम के तहत पावर सब स्टेशंस का केंद्र ने वहाँ पे पास किया है नवादा का, और सब पे काम लगा हुआ है। एक नया ग्रिड 196 करोड़ की लागत से वहाँ पे बैठने जा रहा है, और आपको इस बात से खुशी होगी कि नई तकनीक से 2450 मेगावाट का पावर प्लांट रजौली में वहाँ आ रहा है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट का अध्ययन वहाँ पे फिर रजौली में ही, वहाँ जलाशय है उसको लेके अध्ययन स्टार्ट हो गया है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और NTPC द्वारा इसको अध्ययन किया जा रहा है। 3 साल लगता है जो एकेडमिक स्टडी होता है उसको पूरा करने के लिए। तो अब पहले से काफ़ी सुधार है, तारे बदली जा रही हैं मतलब त्वरित गति से, और सारा ग्रिड जो है उसका अलाइनमेंट सब ठीक किया जा रहा है। तो व्यापक सुधार है। मतलब हम ये समझते हैं कि 30% काम अभी बाकी है, 70% और हम बढ़ चुके हैं। जी, अगर 5 साल में हम कहें कि 5 साल में नवादा को कहाँ देखते हैं? 5 साल में अगर सही पूछें तो जितना काम अभी हुआ है, जैसे मैंने कहा कि रोड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, पुल पुलिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, 2 केंद्रीय विद्यालय नवादा लोकसभा के अंतर्गत अभी आने वाला, बिहार को जो 16 का पैकेज मिलने वाला है 16 केंद्रीय विद्यालय का, उसमें एक नवादा और एक शेखपुरा के बरबीघा में भी ये आने वाला। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहाँ के बच्चे IIT 3 बच्चे निकल चुके हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पारित हो चुका, डिग्री कॉलेज पारित हो चुका, और इसके बाद मुझे कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए काम करना है। बिहार का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जो है अंबुजा सीमेंट्स का 1600 करोड़ की लागत से वारसलीगंज में प्लांट आ गया है, जो ग्राइंडिंग यूनिट है सबसे बड़ा अभी तक का। जी। तो हर दिशा में काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है। आप जब चलेंगे 5 साल के बाद चुनाव में तो एक बदले हुए नवादा में आपका प्रवेश होगा। जी। कभी ये क्षेत्र जो था नक्सल प्रभावित भी था, तो उस बारे में आपका क्या अभी भी कहना है? 2 विधानसभा हमारे लोकसभा में आता है जो ये प्रभावित क्षेत्र थे, जहाँ वोटिंग 4 बजे समाप्त हो जाता है। अच्छा। रजौली और गोविंदपुर। तो क्या कितनी चुनौती आपको झेलनी पड़ती है वहाँ पे? नहीं, पिछड़ापन है, जहाँ हाथ दो वहीं खाई। तो काम करने का बहुत स्कोप है, छोटी छोटी चीज़ों से लोग वंचित हैं। तो अभी
प्रगति यात्रा जो मुख्यमंत्री जी का चला था जी। उसमें ये दोनों मतलब ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं कि जैसे 60 गांव पानी के चलते, पुल नहीं होने के चलते कटा रहता था। जी जी। ऐसे ऐसे वो सब पारित हो गया, काम शुरू हो गया। जी। एक धनार्जय नदी के ऊपर है, फिर एक गोविंदपुर में है, ये है नगर परिषद में रजौली हमारा आ गया। बड़ा रमणीक स्थान है, आप जाके देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। अब वहाँ पे टूरिज्म के लिए वहाँ पे ककोलत है, वाटरफॉल है। जी जी जी। वो उसका नया स्वरूप खड़ा हो गया है। तो काफ़ी कुछ अब चौमुही विकास हम कह सकते हैं कि और हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि कोई एक ही चीज़ पे फोकस करना, शिक्षा अलग है नौजवानों के लिए, और समाज का हर वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, महिला, सबके लिए हम लोग जो है ये काम आरंभ हमने किया है। जी। अगर पार्क नहीं था नवादा में, जी। माँ छोटे बच्चे को ले जाने के लिए उसको कम से कम एक जगह नहीं था, कोई सेहत के लिए कोई स्थान नहीं। 2 पार्क वहाँ पर निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है, एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है और एक और पार्क है। तो आप आने वाले समय में आपको ज़रूर एक अनुभूति होगी कि तो काफ़ी कुछ बदल गया है। जी। अब इससे अलग हट करके अगर हम ये जानना चाहें कि खाली समय में आपको क्या करना ज़्यादा पसंद है, यानी आपकी हॉबी क्या है? पढ़ते हैं जी। किताब पढ़ते हैं। हम रोज़ 8 अखबार पढ़ते हैं अभी भी। हम वो ई पेपर वाले नहीं हम अभी न्यूज़पेपर वाले अभी तक हम हैं। वो तसल्ली नहीं होती, ऐसी बात है कि वो तसल्ली नहीं होती जब तक पन्ना पलटे नहीं, तो वो लगता नहीं है कि अखबार पढ़े। अखबार के अलावा किस तरह की किताबें पढ़ना? तरह तरह के पढ़ते हैं, फिक्शंस भी पढ़ते हैं और काफ़ी विभिन्नता भी है। अगर आपसे जानना चाहें कि कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत पसंद हो, आप सबको रिकमेंड करना चाहें? नहीं, बड़ी पुरानी किताब है, हमको मौका नहीं लग रहा था। अभी एक सेपियंस करके वो किताब है, हमने पढ़ना शुरू किया अभी। अब देखते हैं। एक उसके पहले हमने पढ़ा था, एक माइंड हैकिंग का एक किताब थी, तो वो थोड़ा एक्सरसाइज बेस्ड किताब था, लेकिन बहुत ही अच्छा किताब है, नौजवानों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जी। और एक तो ये बड़ी मोटी किताब हमने उठा लिया, सेपियंस, जिसका हमने जिक्र किया है। तो धीरे ही धीरे पढ़ पाते हैं, कभी जहाज में कभी ट्रेन में, जैसे रहे तो पढ़ पा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल यही पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कहें लोगों को कुछ संदेश देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा सबसे बड़ा चीज़ है जी। नौजवानों के लिए। यही है कि आयाम तो बहुत खुल गए, लेकिन शिक्षा के ही थ्रू होके जाता है। जी। और शिक्षा की भी जो तैयारी है, मेरे दृष्टिकोण से अगला 50 साल को देखते हुए जो बच्चा है, बालक है, नौजवान है, उसको उस दिशा में अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। कंप्यूटर साइंस जितना इंजीनियरिंग पढ़ेगा सब ले रहा है, लेकिन एआई की ओर जब जा रहा है जिस तरह से, तो एआई का क्या भविष्य है अगला 25-50 साल, इसको एक अध्ययन करना चाहिए। और जो पैशन है बच्चे का, जिधर इच्छा हो उधर ही पढ़ने देना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। नहीं तो डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है किसी के कोई नहीं जानता है। वो नेपोलियन के बारे में कहा था ना, वो बहुत अच्छा पेंटर था, तो पेरिस स्कूल ऑफ आर्ट में गया था एडमिशन लेने, उसको एडमिशन नहीं मिला। जी। तो उसी के बारे में कहा जाता है कि नेपोलियन वेंट टू सीक वर्चू, गॉट पावर। तो इसलिए जिधर पैशन है, जिधर इच्छा है, उसी दिशा में, क्योंकि अब उत्कर्ष का कोई सीमा नहीं है पहुंचने का। तो और कोई भी क्षेत्र है, अब स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा हो गया है दायरा का। शिक्षा की बात आपने कही, बिहार में शिक्षा की स्थिति को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो कुछ भी नहीं था, शिक्षा बिना शिक्षक के था। जी। यही था। बिहार की आबादी आज के दिन में पूरे दुनिया में इसलिए फेमस है कि बिहार के बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं।
और आपको कोई कोना जहाँ पर कि अच्छी पढ़ाई होती होगी वहाँ बिहार का बच्चा दिख जाएगा आपको। माँ बाप की सारी पूंजी लग जाती है बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि शिक्षा बिना शिक्षक के यही बिहार था उस कालखंड में। आज शिक्षकों की इतनी नियुक्ति हुई है कि कोई चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट जो होता है उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आज और अब स्कूलों के भवन का निर्माण शुरू हुआ है ग्रामीण स्तर पे। 2 स्कूल खुल गया, कोई एक प्रभावी आदमी था वो अपने यहाँ खोल दिया, अब बगल के प्रभावी आदमी वो अपने यहाँ खुलवा लिया, तो उसको क्लब करके एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है। आने वाले समय में ये जरूर है कि हमें बदला हुआ शिक्षा प्रणाली जो है वो हमको बिहार में दिखेगा। फाउंडेशन ठीक होगा तब तो इमारत तो खुद बुलंद हो जाता है। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नवादा संसदीय क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से विवेक ठाकुर लगातार कार्य कर रहे हैं। अपने क्षेत्र की समस्याएं वे सदन में उठाते रहते हैं। उन्होंने नवादा और शेखपुरा में पेयजल और सिंचाई के लिए जल की समस्या को देखते हुए बक्सौती बैराज परियोजना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। ध्यान बिहार राज्य के बक्सौती बैराज परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो नवादा, शेखपुरा, जमुई और नालंदा 4 जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण पहल। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान तारांकित और अतारांकित अनेक प्रश्न पूछे। विवेक ठाकुर संसद के 3 समितियों के सदस्य भी हैं और इन समितियों की बैठक में वे लगातार भाग लेते रहते हैं। तो आज आपने जाना बिहार के नवादा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में, यहाँ के सांसद के कार्यों के बारे में। अगले अंक में फिर किसी ऐसे ही संसदीय क्षेत्र में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर श्री पाद विनोद नाइक जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं, जो कि विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। धन्यवाद सर। आइटम नंबर 3 श्री तोखन साहू जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4 श्री राजभूषण चौधरी जी। श्री राजभूषण चौधरी जी। आदरणीय महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री मुरलीधर मोहोल जी। श्री मुरलीधर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री गणेश सिंह जी। आइटम नंबर 6 सभापति महोदय। आइटम नंबर 6 श्री गणेश सिंह। जय श्री राम। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी आइटम नंबर 7 तीसरे श्री बी महताब। आइटम नंबर 7 श्री बी महताब। Sir, I rise to present a copy each of the 5 reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Finance as listed against my name at serial number 7 in today's order paper. आइटम नंबर 8 श्री राजभूषण चौधरी जी। श्री राजभूषण चौधरी जी। आदरणीय महोदय, आपकी अनुमति से मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 2024-25 पर जल संसाधन संबंधी अस्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 2025-26 आइटम नंबर 9 संबंधित अस्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित देश में ग्लेशियर प्रबंधन, हिम नदी झीलों के टूटने के कारण हिमालयी क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ सहित ग्लेशियरों, हिमनद निगरानी पर जल संसाधन संबंधी समिति के मामले को सभा पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन की सदस्य तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, आप अपनी सीटों पर माननीय सदस्य, मैं आपकी अनुमति माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीटों पर चले जाएं। कार्रवाई चलने दें। आइटम नंबर 9 श्री मुरलीधर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों मांगों 2022-23 के संबंध में
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति के संबंधी विभाग संबंध संसदीय स्थायी समिति की 334वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीटों पर माननीय सदस्यगण अपनी सीटों पर चले जाएं। सभा की कार्रवाई चलने दें। माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीटों पर चले जाएं। सभा की कार्रवाई चलने दें। सभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है। 4 बजे तक। नवोदित भारत में हो रहा है शिक्षा का विस्तृतीकरण व भविष्यीकरण। युवा कर रहा भविष्य निर्माण, छू रहा आसमान। अटल संकल्प से मार्ग उज्जवल, काम पाना करना सरल। बुनियादी उद्यम विकसित है, प्रसन्न चित है। स्टार्टअप स्वीकृति सरल व समर्थन। युवा उद्यम जीतेगा मैराथन। मिल रहा व्यवसायों को मोदी जी का साथ। हो रहा है उद्यमों का विकास। तकनीक के पंखों पर सवार युवा कर रहा नवोदित आविष्कार। युवा अमृतकाल में परिवर्तित हो रहा भारत है युवा भारत, विकसित भारत। विकसित भारत का अमृतकाल। नाम ही काफी है। परमवीर चक्र रामा राघोबा राणे। 1948 में कश्मीर पर हुए पाक समर्थित कबायली हमले का सामना इस परमवीर और इसकी टुकड़ी ने 72 घंटे तक बिना खाए सोए किया था। हम बात कर रहे हैं रामा राघोबा राणे की। 26 जून 1918 को कर्नाटक के धारवाड़ में जन्मे रामा राघोबा राणे को जीवित रहते हुए सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेना का हिस्सा बनने के बाद
रामा ने अपनी सूझबूझ, बहादुरी, नेतृत्व क्षमता से सबको प्रभावित किया था। जल्द ही इन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट बनाकर जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया। 1948 में कबायली हमले के दौरान नौशेरा की जीत के बाद भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती बारवाली रिज, चिंगास और राजौरी तक पहुंचने की थी। नौशेरा राजौरी मार्ग पर कई ऐसी भौगोलिक रुकावटें थीं जो चुनौती बनकर सामने खड़ी थी। साथ ही दुश्मन ने जगह जगह बारूद भी बिछा रखा था। ऐसे में रामा राघोबा राणे सामने आए और रास्ता साफ करने में जुट गए। इस दौरान दुश्मन उनकी टुकड़ी पर जमकर गोलियां बरसा रहा था। इस गोलीबारी में इनके कई साथी शहीद हो गए। रामा भी किसी वक्त दुश्मन की गोली का शिकार हो सकती थी। करीब 3 दिन तक बिना खाए बिना सोए रामा अपना काम करते रहे और फिर वो क्षण भी आया जब सामने आई सारी बाधाओं ने इनके सामने हार मान ली। युद्धोपरांत कृतज्ञ राष्ट्र ने इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा। दुनिया के जिन भी देशों ने समृद्धि पाई है वहां समंदर समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। यहां भी धोलावीरा का उदाहरण हमारे सामने है। लोथल जैसे प्राचीन पोर्ट सिटी यहां हुआ करते थे। ये भारत की प्राचीन सभ्यता की समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट का विजन इसी महान विरासत से प्रेरित है। Hello and welcome viewers. You're watching In Depth with your host Kriti Mishra. Parliament has passed a piece of legislation that could transform India's maritime logistics and global trade flows. The Bills of Lading Bill 2025. At its heart, the new legislation aims to modernize how India handles the most fundamental document in global shipping, the Bill of Lading or BOL. For centuries, this document, often printed on crisp bonded paper, has served as the holy trinity of international commerce, a receipt of goods, a contract of carriage, and most crucially, a document of title. Whoever held it physically owned the cargo. The Bills of Lading Bill legally recognizes electronic bills of lading, enabling shipping lines, freight forwarders, banks, and importers and exporters to digitally issue, endorse, and transfer bills of lading. Here's everything you need to know about this legislation. Come along. मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जो उपलब्धि हमने हासिल की है, ये उपलब्धि इसलिए हासिल की गई है क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो विजन दी है, कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजों का जो उन्होंने हमें अनुभव जगाया है और अनुभव जगाने के लिए आधुनिक जो व्यवस्था खड़ा करने के लिए जो भी उन्होंने निर्देश दी है, उसी निर्देश को निष्ठापूर्वक पालन करते हुए पोर्ट शिपिंग वाटर्स मंत्रालय ने दिन रात अगले दिनों में हम अलग अलग वर्टिकल में दुनिया के बेहतर से बेहतर हम कैसे नतीजा ला सकते हैं, इस पर भी हमारा मंत्रालय दिन रात लगे हुए है। तो अगले दिनों में जो भी हमारा लीगल रिफॉर्म्स, ये बहुत जरूरी था क्योंकि दिस वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजिम। Why we should be guided by the British law? We are independent India. We should have our own set of law. We have our legal wisdom, legal knowledge, legal skill. Everything is available within our personality. So why should we bank on the
particularly outdated laws which was enacted by the British their own interest. So I believe this particular repeals definitely is going to give us a fresh boost and also fresh vision, so that with our स्वाभिमान tomorrow स्वर्णिम भारत के लिए हम अपने योगदान बड़े निष्ठापूर्वक दे सके। इसी शब्दों का साथ मैं माननीय सभापति महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी सांसदों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और मैं आग्रह करता हूं इस बिल को सभी की तरफ से पास किया जाए। धन्यवाद। So let's simplify this bill for our viewers with simple Q&As. What is the Bills of Lading Bill? Well, a Bills of Lading is a legal document used in international shipping, acting as proof that goods have been loaded onto a vessel and specifying the terms of transport. The Bills of Lading Bill 2025 replaces the Indian Bills of Lading Act of 1856, ensuring a modern, transparent and efficient framework for shipping transactions. What are the key features of the bill? Modernization. It replaces colonial era provisions with a more structured and simplified framework. Enhanced business efficiency. Streamlines shipping documentation, reducing litigation risks and legal disputes. It establishes clear guidelines for carriers, shippers, and consignees. Alignment with global standards. Adopts international best practices to boost India's role in global maritime trade. Government empowerment allows the central government to issue directions for effective implementation. Introduces a standard repeal and saving clause to maintain legal continuity. User-friendly provisions simplifies language and structure without altering the substantive principles of the original law. Boost to maritime trade. Strengthens India's position as a maritime hub, supporting ease of doing business. The implementing body is Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. As you all know, because after going through your details, observation, species, it has been revealed the fact of happening in this particular ministry. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, in the last 10 years, 11 years time, whatever success stories are being created, it is exemplary. If we make the comparison of the data, this data is not developed by our agency. It is developed by international impartial agency. So, in this particular data, this has been revealed the fact that how since 2014, this ministry's vision plan has been developed, particularly under the able guidance of Honorable Prime Minister. Sagarmala program was undertaken, and more than 805 numbers of projects in consultation with all the stakeholders, that is the coastal states and union territories. 805 numbers of projects has been identified and targeted to implement it within a span of 20 years, and by spending more than 5.5 lakhs crore. So in this last 10 years time, whatever vertical was set to bring freshness and energy to this ministry and its activities and approach. First of all, under Sagarmala program, it was targeted to make all the port modernized. Modernization, mechanization, digitization, to develop its capacity and also for the sustainable quality operation of the ports, and to make it a world-class level of ports, particularly in terms of handling the cargo, because that is the key to
to this ministry. As you all know, we handle more than 90% of the EXIM cargo by volume, 70% by value. We have a huge responsibility. We being the largest transporter of the country, we have to perform it effectively within a time frame. That is why the modernization was most demanding part to get the entire operational procedure qualitative and also satisfactory to the globally in terms of ship recycling by tonnage. And no, in Andaman and Nicobar Islands, there is Port Blair. Mumbai is the largest natural port in India. As India gears to become the hub of green shipbuilding by 2030, the history of ships in the subcontinent traverses time. The history of shipbuilding is a fascinating journey that's and port engineers. In Kolkata, Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Mazagon Dock Limited in Mumbai, Garden Reach Shipbuilders and Engineers in Kolkata and Goa Shipyard Limited in Goa. The modernization of the Bills of Lading Act will support India's growing role in global trade, making it easier for businesses to navigate shipping processes while reducing disputes. This is a crucial step towards positioning India as a global leader in maritime commerce. The transformation of this law is not just a technical update. It's a statement of our commitment to building a Viksit Bharat, a developed India, where outdated colonial structures no longer hold us back. By simplifying the language, reorganizing provisions, and empowering the government to better implement and manage this legislation, India is creating a more business-friendly environment that will reduce legal complexities and foster greater trust in our maritime trade. कि मुझे आपने इस गंभीर विषय पर चर्चा का मौका दिया है। जब ये सदन शुरू हुआ था 21 जुलाई को, तो उस समय भी मैंने नेता प्रतिपक्ष को कहा था कि हम यानी सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार है, पहलगाम अटैक पर चर्चा करने के लिए तैयार है और उसकी हर बारीकियों पर जाने के लिए तैयार है। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बाद ये तय हुआ, 16 घंटे का चर्चा हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पहलगाम घटना, दुर्घटना, ये बहुत ही हृदय विदारक है, दुखदाई है, मानवता को झकझोर देने वाली है और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यह निंदनीय है और हम सब लोग एक स्वर से उस घटना की निंदा करते हैं। हमें मालूम है कि 25 भारतीय और एक नेपाली सिटीजन उस घटना में उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। घटना ऐसी कठोर थी जो किसी को भी बर्दाश्त और उसकी कल्पना करना भी बहुत दुर्भर हो रहा है और इसलिए हम सब लोग जहां इस घटना का पुरजोर निंदा करते हैं, वहीं हम यह भी बताना चाहते हैं कि हमारी संवेदनशील सरकार के गृह मंत्री, घटना दोपहर की है और शाम 5 बजे वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच चुके थे और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया में थे, उन्होंने अपना विजिट को कट शॉर्ट करके रात को ही वहाँ से चल करके प्रातः वो यहाँ आकर के उन्होंने कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी और उसकी डिटेल्स की वर्कआउट करने के लिए 23 तारीख को बैठक की। ये सिर्फ मैं इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह सरकार संवेदनशील, सेंसिटिव गवर्नमेंट है और उसी तरीके से उसकी सारी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, आगे किस तरीके से उसको किस तरीके से हम एक्शन में आना है, इस सब चीज़ की बारीकियों की चर्चा हम कर रहे थे। जब ये चर्चा के बहुत से विस्तृत विषयों के बारे में कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से लोकसभा के अंदर रखा है, जो सारे देश ने सुना है और सारे देश ने जाना है। कल गृह मंत्री ने भी बहुत से आयामों पर प्रकाश डाला है और विदेश मंत्री जी ने भी आज
उसके बहुत से पक्षों के बारे में चर्चा की है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। वो उस विभाग के मंत्री होने के नाते जिम्मेवार तरीके से देश के सामने इस संसद के माध्यम से उन्होंने रखा है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूं, और वो एक सीरियस थॉट के साथ हमको लेना चाहिए। यह ज़रूर है कि सारी घटना में जो रोल हमारे जांबाज फौज ने किया, जो रोल हमारे पुलिस ने किया, जो रोल हमारी आर्मी ने किया, उसको देश नमन होकर के उनके प्रति आदर के साथ। लेकिन मैं इस हाउस के माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फौज को आदेश पॉलिटिकल लीडरशिप देती है। और इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अ सेंसिटिव गवर्नमेंट, अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड अ गवर्नमेंट which responds according to the need of the hour. और एक दूसरी गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल होता है उपसभापति जी, जिसे हम इनएक्टिव गवर्नमेंट कहते हैं, ल्यूकवार्म एटीट्यूड वाले गवर्नमेंट कहते हैं, नॉन रिएक्टिव नॉन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहते हैं। और इस अंतर को समझने के लिए सिर्फ पहलगाम की एक घटना को आइसोलेशन में देखने से शायद हम देश के साथ और इस नैरेटिव के साथ हम अन्याय करेंगे। हमको इसको संपूर्णता में देखना पड़ेगा, और संपूर्णता में देखना पड़ेगा तो इसको दो फेजेस में देखना पड़ेगा। एक फेज है फ्रॉम 2004 टू 2014, वन टाइप ऑफ सेट ऑफ लीडरशिप, और एक फेज है फ्रॉम 2014 टू 2025। हमको इस दो फेजेस में इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने कहा था कि पहलगाम पर चर्चा हो, मैं इसकी डिटेल में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें 2004 से 2014, मैं 2014 से 2025 के बारे में बाद में आएंगे, क्योंकि ब्लैक पिक्चर दिखाने से व्हाइट पिक्चर समझ में आती है। अमावस्या को दिखाने से ही पूर्णमासी का समझ में आता है। नहीं, मैं एक ही फेज ले रहा हूं, वहां से शुरू करूंगा, वो बहुत तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी पूर्णमासी को देख लीजिए, वही बहुत है। देखिए, श्रमजीवी एक्सप्रेस में जौनपुर में 2005 में हरकत उल जिहाद ने बम ब्लास्ट किया, 14 लोग मारे गए, 62 लोग हताहत हुए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन वॉज टेकन। लेट दिस बी ऑन रिकॉर्ड। जो लोग हमसे आज पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ, वो पूछने के पहले अपने गिरबान में जरूर झांक करके देखें कि उन्होंने कब क्या किया। इन्होंने क्या किया? इंडिया पाकिस्तान जॉइंट कमीशन बैठाया 1989 में, और मेट under the co-chairmanship of two foreign ministers in Islamabad on October 4, 2005, Shri Natwar Singh of India and Mahmood Kasuri from Pakistan, to establish technical level of working groups. Technical level of working groups. किस पर? Not on terrorism, on agriculture, on education, on information, on telecommunication, on environment, and on tourism. ये है आपका joint action group. This is how you react. This is how you react to terrorism. ये है आपका reaction towards terrorism. Delhi serial bomb blast, 29th October 2005. सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी, दिल्ली,
करने वाले लश्कर तौयबा के कितने लोग मारे गए? 67। इंजर्ड कितने हुए? 200। और दिवाली के पहले ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक दिवाली से ठीक पहले। आप समझिए, उस समय की कल्पना कीजिए और उस समय की सरकार की इनसेंसिटिविटी को समझिए। नो एक्शन वॉज टेकन। प्लीज जॉन बताइए। वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट, March 7, 2006, संकट मोचन टेम्पल, वाराणसी कंटोनमेंट और रेलवे स्टेशन पर अटैक किया हरकत उल जिहाद ने। मरने वालों की संख्या 28, हताहत हुए 100। नो एक्शन वॉज टेकन। मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट 11 जुलाई 2006, इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तौयबा और उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन ने लश्कर तौयबा के साथ सहयोग करके इसको अटैक को किया। हाउ मेनी किल्ड? 209, 209 लोग और 700 लोग हताहत हुए। इसके बाद एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाया गया और इसमें बनाने में, जिसमें स्टेट पॉलिसी ऑफ टेररिज्म कैसे बनेगा इसको तय किया गया। और ये मैकेनिज्म 2 महीने बाद इसकी मीटिंग हुई और 7 महीने बाद इसकी दूसरी मीटिंग हुई। नो एक्शन वॉज टेकन। और सबसे बड़ी बात कि हमले भी होते रहे और पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी चलता रहा, टूरिज्म भी चलता रहा, टेलीकम्युनिकेशन भी चलता रहा, एग्रीकल्चर भी चलता रहा, बातचीत भी चलती रही। थार एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2006 को वो शुरू हो गई। शिपिंग सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान साइंड रिवाइज शिपिंग प्रोटोकॉल इन 2006। ये घटना के बाद की घटना बता रहा हूं मैं, कैसे आपने किस तरीके से पाकिस्तान के साथ आपने डील किया है उसकी मैं एक सच्चाई रख रहा हूं। अटैक हुआ 2007 में, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, हरकत उल जिहाद ने किया, 11 लोग मारे गए। 2007 में ही सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एक साथ लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, हरकत उल जिहाद ने और इंडियन मुजाहिदीन ने किया। उसी तरीके से 1 अक्टूबर 2007 को आपने, ये 2007 की घटना के बाद आपने दोनों साइड से वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर से आपने गुड्स कैरियर्स को जाने की परमिशन दे दी। ये बोनस में दिया। एयर सर्विसेज की एग्रीमेंट को इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया। 12 फ्लाइट्स को 28 फ्लाइट्स में कन्वर्ट किया। आप सिर्फ अपीज करते रहे और कहीं भी टेरर के नाम पर आपने प्रेशर नहीं पाकिस्तान पर दिया। ये मैं इसलिए आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि आपको पूर्णमासी तब समझ में आएगी जब आप अमावस्या के दिनों को जानेंगे कि आज मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, किस तरीके से एक्शन लिया है, इस बात को समझेंगे। 31 दिसंबर 2008 को रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ। वहां एक शहाबुद्दीन नाम का एक आतंकी जो पकड़ा गया था, लाइफ कन्विक्ट था, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने छुड़ाने के लिए तय किया और छुड़ाने के ऑर्डर दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना किया, यू कांट डू इट। अपीजमेंट की हद कहां तक पहुंच गई यह भी हमको समझ लेना चाहिए। जयपुर का बॉम्ब ब्लास्ट 13 मई 2008, प्लेस ऑफ अटैक मल्टीपल लोकेशंस इन जयपुर, इंडियन मुजाहिदीन इसमें इन्वॉल्व थी। 71 पीपल were killed and 185 injured। और इसके बाद क्या हुआ 2008 में, इंडिया और पाकिस्तान agreed on a set of specific Kashmir specific confidence building measures। हम confidence building measures पर चले रहे, वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। इन्होंने क्या किया उसके बाद, ट्रिपल एंट्री परमिट टू क्रॉस एलओसी इसकी इजाजत दी।
This has happened after this Jaipur incident. Simplification of the procedures of getting the permit, which takes at least 2 years. Otherwise, वो 2 years लगता है, उसको simplify किया. Frequency of 2 cross LOC bus services, श्रीनगर मुजफ्फराबाद और पुंछ रावलकोट, इसकी शुरुआत तो की ही की. पहले फोर्टनाइटली था, उसको वीकली कर दिया. यानी आप अपीजमेंट में मिठाई पे मिठाई खिलाते चले गए और वहां से बम और गोलियां चलती रही और वो आपको किस तरीके से अटैक करते चले गए. बैंगलोर सीरियल बम ब्लास्ट मल्टीपल लोकेशंस पर बैंगलोर में किया गया. उसमें स्टूडेंट्स इस्लामिक सिमी वाज इन्वॉल्व, उसमें लोग मारे गए और 20 लोग इंजर्ड हुए. अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट इन 2008 जुलाई 26, इसमें भी मल्टीपल लोकेशंस में अहमदाबाद में हुआ और इसमें भी इन्वॉल्व इंडियन मुजाहिदीन था. पीपल किल्ड 56. संख्या देखिए साहब, कहीं 70, कहीं 56, कहीं 100, कहीं 209 और ओवर 200 पीपल वेर इंजर्ड. दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट 13 सितंबर 2008, कैनॉट प्लेस, गफार मार्केट एंड अदर एरियाज इन दिल्ली इन्वॉल्व इंडियन मुजाहिदीन. पीपल किल्ड 30, इंजर्ड 133, हताहत हुए. और आपने क्या किया इसके बाद? ये घटना है 2008 की, 2008 की. आपने क्या किया? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह met with Asif Ali Zardari on September 2008 at Muzaffarabad, and Puch Rawalkot Road was also open to trade on October 21, 2008. ये हमसे पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ. ये तो वही हुआ कि जिसने जो मुजरिम था वही जज बन करके हमसे पूछने बैठ गया. मुंबई टेरर, ताजमहल होटल, ओबराय ट्राइडेंट, शाहबाद हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली. मरने वालों की संख्या 166 और हताहत होने वाले की संख्या 300. हमारी सरकार ने क्या किया? डोजियर भेजा, डोजियर. 26/11 और सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ने क्या उत्तर दिया? व्हाट वाज देयर? इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द देन सीनियर मोस्ट, जिसके बारे में आदरणीय विदेश मंत्री जी ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा है, मैं उसका ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं. इट इज ऑन रिकॉर्ड दैट द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर द फॉरेन सेक्रेटरी और द एनएसए, took this decision not to hit back Pakistan. Not to hit back Pakistan. इसलिए मैं बोलता हूं, फौजें वही थी, आर्मी वही थी, पुलिस वही थी, नेता का पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल विल नहीं था. 2009 रशिया में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डायलॉग शुरुआत हुई. ये उसके बाद है, ट्राइडेंट के बाद. और हमारे विदेश मंत्री जी ने इससे पहले स्टेटमेंट में बताया है कि 2009 में, 2008 में घटना घटी थी, 3 महीने बाद 2009 के जनवरी फरवरी में शायद ब्रिक्स में जिक्र तक नहीं हुआ इतने बड़े अटैक का. There was no discussion on, no reference to it. उसी तरीके से इजिप्ट में 2009 में शर्म अल शेख में संयुक्त बयान दिया गया. शर्म अल शेख, क्या शर्मनाक बयान, शर्म अल शेख में शर्मनाक बयान. और क्या किया? भारत के अंदर टेररिज्म को बलूचिस्तान के साथ जोड़ दिया और हम पार्ट एंड पार्सल बन गए, इक्वल्स पर आकर के खड़े हो गए. Both leaders agreed that the terrorism is a main threat to both countries. Both countries means Pakistan. पाकिस्तान जिसकी टेररिज्म हरकत में है, फितरत में है, उसको हमने एक तरीके से क्लीन चिट दी. Both leaders affirmed that they will resolve fight terrorism to cooperate with each other. ये किस तरीके से चलता रहा उसका एक छोटा सा नमूना मैंने, क्योंकि हम पहलगाम को देखिए,
अगर हम सिर्फ एक टुकड़े में समझने का प्रयास करेंगे नहीं होगा। हमको समझना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तरीके से कि घटनाएं कैसे कैसे देश में चलती रही और पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करती रही, इसको समझना पड़ेगा और इसको ध्यान में लेना पड़ेगा। और उस समय बलूचिस्तान पर अदर एरियाज पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, said that India was ready to discuss issues with Pakistan including the outstanding issues। अब ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक पॉलिटिकल लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी की है जिसने कहा है टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। इसको हमको समझना। जर्मन बेगपुरी पर 2010 में अटैक हुआ, लश्कर ए तौयबा ने किया, 17 लोग मारे गए, 60 लोग घायल हुए। वाराणसी बम ब्लास्ट हुआ 2010 में, शीतला घाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेवारी ली, 37 लोग इसमें घायल हुए, 2 लोग हताहत हुए, मारे गए। जावेरी बाजार ओपेरा हाउस, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र, यहां ट्रिपल बम ब्लास्ट हुआ, 26 लोग मारे गए और 130 लोग घायल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट हुआ और उसमें हरकत उल जिहाद था और उसमें भी 15 लोग मारे गए, 79 लोग घायल हुए। हैदराबाद में ट्विन बम ब्लास्ट हुआ, दिलसुख नगर में, हैदराबाद में। इंडियन मुजाहिदीन उसके पीछे था, 18 लोग मारे गए, 131 घायल हुए। आतंक, ये परिस्थिति आकर के खड़ी रही। ये मैंने आपके सामने क्रोनोलॉजिकल तरीके से घटनाओं के बारे में कितने लोग हताहत हुए उसकी आपको जानकारी दी। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि इन आतंकियों को हमारी उस समय की सरकार ने इसको मुंबई में हमलों को आरएसएस के साथ साजिश बताया और भगवा आतंकवाद के पीछे पड़े। देश याद रखेगा क्या क्या नहीं किया है और आज वो पहलगाम पर हमसे चर्चा मांग रहे हैं। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरीके से आए। हाफिज सईद को जी लगा करके संबोधित किया, किसने किया? हमारे पूर्व रक्षा मंत्री, उनका स्टेटमेंट पढ़ता हूं हाउस के अंदर। इंडिया हैज ए पॉलिसी फॉर मेनी इयर्स दैट द बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर्स, not to develop the borders. An undeveloped border is a safer than the developed border. So for many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. इसको मैं अमावस्या ना कहूं तो और क्या कहूं? जयराम जी बोलो। एक गृह मंत्री का बयान है, मुझे कश्मीर जाने में डर लगता। आप देखिए घनघोर अमावस्या में जिए है इस देश ने अपने आप को, और वो हमसे चर्चा मांग रहे हैं पहलगाम पर। हम तैयार हैं। अब आप देखिए दूसरा फेज 2014 का, पूर्णमासी घटने लगी, अमावस्या घटने लगी, एकादशी आई, द्वादशी आई और इस तरीके से हम पूर्णमासी की ओर बढ़े। 2014 में पूरे देश में, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, गृह मंत्री जी आएंगे, वो भी अपने बयान में सारी बात डिटेल में रखेंगे, लेकिन अदर देन जम्मू कश्मीर सारे देश में टेररिस्ट अटैक बंद हो गए हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। ओनली इन जम्मू कश्मीर लेफ्ट, सारे देश में। नहीं तो कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी वाराणसी, कभी कोलकाता, कभी बेंगलुरु, कभी कौन सा देश बचा था? हर एक जगह बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। दिल्ली एक नहीं 3 बार हो गया इस 10 साल के अंदर, 10 years के अंदर। From 2004 to 2014, 3 times. Delhi, national capital. पुणे में हुआ था। पुणे में तो हर एक जगह। अब देखिए, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, no incident of violence of terrorism has taken place from 2014 to 2025 till date. 2004 में टेरर इंसिडेंट्स 2004 से 14 7,217 और which has 2015 से 2025 2,150। कहाँ 75,000 और 7,000, 80% का रिडक्शन हुआ है। हम हिसाब दे रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं।
Civilian deaths 2004 to 2014 1770, from 2015 to 2025 357, 70% reduction. 70%. Deaths of security personnel 2004 to 2014 1060, 2015 to 2025 542, reduction is 49%. Death of terrorists increased by 123%. 123% टेररिस्टों की डेथ जो इंक्रीज हुई वो 123% तक हुई। अब हम उरी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करना चाहेंगे। हमारे उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर तारीख 2016 को जैश ए मोहम्मद के लोग आए, कमांडर्स आए और उन्होंने 19 सोल्जर्स की हताहत की, 19 सोल्जर्स। मैं इसको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आर्मी तब भी थी और आर्मी आज भी है, फौज तब भी थी आज भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग थी। It is for the first time after 1947 that the Indian Prime Minister came on record, और एक प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, उरी हमले के पीछे के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कोझिकोड में कहा था, कोझिकोड में, और बख्शा नहीं जाएगा। और 3 दिन के भीतर सितंबर 28 और 29 को सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त कर दिया गया और फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल्स को कम से कम 30 से 40 मारे गए और साथ में टेररिस्टों का सफाया हुआ, लॉन्चिंग पैड समाप्त हुए। यह जवाब दिया, यह है पूर्णमासी, यह है बदलता भारत, यह है मोदी जी का नेतृत्व और यह है ट्रांसपेरेंसी। आज तक 47 से किसी प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट रिस्पॉन्डेड। और आप बोलते हैं पीएम बोलो, पीएम बोलो। पीएम जब बोलते हैं तो दुनिया को जवाब देते हैं, देश को तो देते ही हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक, जैश ए मोहम्मद ने उसकी जिम्मेवारी ली, एक्सप्लोजिव लेडेड ऑन ए व्हीकल, जिसने हमारे सीआरपीएफ के 40 लोगों को जाने गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पालम एयरपोर्ट पर सबको श्रद्धांजलि भी दी थी और उसके बाद एक वक्तव्य दिया था। वक्तव्य क्या था, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सी द पॉलिटिकल विल, सी द पॉलिटिकल विल। हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे, हम चर्चा करेंगे, हम बातचीत करेंगे, हम बिरयानी खिलाएंगे, हम डोजियर भेजेंगे, हम डोजियर भेजेंगे। ये नहीं किया, ये कहा बहुत बड़ी गलती कर दी है और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सी द पॉलिटिकल विल, पड़ेगा। शब्द देखिए आप, नेताओं के मुख से शब्द ऐसे ही नहीं निकलते, ये कमिटमेंट होती है तब निकलते हैं देश के प्रति, तब होता है। और 11 दिनों के अंदर भीतर बालाकोट का जवाब दिया गया। 70 किलोमीटर अंदर घुसकर 5000 किलोग्राम के एम्यूनिशन को ड्रॉप किया गया और वहां हमारे उनके सारे जो ठिकाने थे उनको हम लोगों ने ध्वस्त किया। पहलगाम अटैक आपके सामने, आप चर्चा करने के लिए कह रहे हैं, हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखना चाहते हैं। हम सबको मालूम है 26 सिविलियंस मारे गए। आदरणीय मोदी जी ने मोतिहारी में, उसके बारे में भी चर्चा की। बिहार में चुनाव प्रचार में गए थे, जी नहीं, आप भूल गए, भारत देश की मिट्टी से आपका संबंध नहीं है। वो पंचायती राज दिवस था और मधुबनी पंचायती राज दिवस था। भारत के प्रधानमंत्री हर साल, इसी साल नहीं, हर साल पंचायती राज दिवस अपने पंचायत के सदस्यों के साथ, चुने हुए सदस्यों के साथ मनाते हैं हर साल, एवरी ईयर। और वो वहां गए थे और उन्होंने वहां पर कहा था, और वो भी देखिए शब्द, देखिए नेता के शब्दों में कंसेप्चुअली हाउ क्लैरिटी इट वाज, कि तुमको कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो सजा तुमको मिलेगी। और आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि 13 दिनों के अंदर भीतर जवाब दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर।
हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, मेजर्ड था, नॉन एस्केलेटरी था। हम 300 किलोमीटर अंदर गए, पाकिस्तान के एयरबेस में वहाँ पर प्रिसिशन के साथ एक्यूरेसी की, कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ और कोई उस वहाँ पर मौजूद टेररिस्ट बचा नहीं। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि YouTube खोल लीजिएगा, रात को समय मिलेगा तो खोल लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्टों के जनाजे में शामिल हुई है और कितने YouTube में पोस्ट हैं और कितने लोग मारे गए, उसका अंदाज़ा आपको YouTube से मिल जाएगा। और उसी तरीके से 9 सुरक्षा बलों ने 9 मिसाइल से आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद किया। जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा के कमांड उसके सेंटर को नस्तो नाबूद किया। और उसी तरीके से हमारे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के ठिकानों को नष्ट किया गया। भागलपुर, मरकज तैयबा, नौरोवाल, सियालकोट, बरनाला, इन सब को ध्वस्त किया गया। कोटली, मुजफ्फराबाद, 22 मिनट में अप्रैल 22 का बदला ले लिया। इस बात को भी हमको समझना, नेवर इन द हिस्ट्री, कभी भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, कभी भी किसी भी सरकार ने इस तरीके से पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने 22 मिनट के अंदर। और हम देखते हैं कि इस अटैक के बाद उन्होंने हमारे लगभग 1000 के आसपास उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स हमारे ऊपर छोड़े, 1000 के आसपास। और ये भारत के फौज को मैं सलाम करता हूं कि एक भी सिविलियन हताहत नहीं हुआ और हमने सारे के सारे नस्तोनाबूद किए उनका। लेकिन हमने उनकी हवाई सुरक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया, सैन्य संपत्तियों को नष्ट किया और 11 एयर बेसिस को उसको हम लोगों ने डैमेज कर दिया। पसरूर, आरिफवाला, चकलाला, रफ़ीकी, मुरीद एयरपोर्ट, सुकूर एयरपोर्ट, रहीम यार खान एयरपोर्ट, चुनियान एयरपोर्ट, सरगोदा एयरपोर्ट, भुलारी एयरपोर्ट। और ये सब कोई 200 किलोमीटर है, कोई 270 किलोमीटर है, कोई 140 किलोमीटर है, कोई 297 किलोमीटर है। आप देखिए आज इंडिया की सैन्य शक्ति का सदुपयोग करते हुए और उनके जाबाज लोगों को पूरी छूट देने के कारण, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिसके कारण आज उनके 11 बेस को ध्वस्त कर दिया और उसको 5 साल कम से कम एयर बेस पर पीछे। जैकबाबाद जो 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है बॉर्डर से, LOC से। तो इस तरीके से 9-10 मई को एंगेजमेंट्स किया, वो हम सबके सामने है। यही नहीं, एक तरफ आप उनके साथ ट्रीटी कर रहे थे, ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाज हेल्ड इन एबेंस। मुझे एक बात की बहुत दुख होता है कि इधर से प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन लेते हैं और आप उधर से पूछ लेंगे इसको लागू कैसे करोगे। आपको लागू उसकी चिंता ज्यादा होती है, इसकी चिंता नहीं होती है कि पॉलिटिकल विल देखो कि इसको करने का निर्णय लिया गया। अब ऐसे कहना नहीं चाहिए, वॉर को हम किसी शादी से नहीं जोड़ देते, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई अच्छा काम हो रहा हो तो मामा रूस जाता है। तो मुझे कभी मामा खुश दिखाई नहीं। अब मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूं, ये बात बीजेपी की है कि भारत देश की है? बोलिए, भारत देश की है कि बीजेपी की है? इधर से भी बोलिए ना, किसकी है? अगर भारत देश की है तो ऐसे थपथपा क्यों नहीं देते हो? हमसे ही उधारा मांग लो, हम ही दे देंगे आपको। लेकिन मैं कई बार बोलता हूं, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं दल से बड़ा देश, दल से बड़ा देश, लेकिन हम दल को बचाने के पीछे देश के में खुशी में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। ये अब मैंने लोकसभा की तस्वीर देखी, मैं वहां मंत्री होने के नाते मुझे लोकसभा में जाने की इजाजत है, वहां मैं बैठा था।
चेहरे उतरे हुए थे, सूखे हुए थे, उसमें पानी नहीं था, रौनक नहीं थी। मैं ये इशारा इसलिए कर रहा हूं कि यहां थोड़ा सा बदलाव आ जाए। प्लीज प्लीज, हमने 1960 का इंडस वैली ट्रीटी को एबेंस में डाल दिया, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी बंद कर दिया, पाकिस्तान नेशनल्स को परमिशन ट्रैवल इंडिया सार्क वीजा एग्जम्पशन बंद कर दिया, डिफेंस, मिलिट्री और नेवल एयर एडवाइजर्स को यहां पर्सन नॉन ग्राटा घोषित करके उनको पाकिस्तान वापस भेजा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम लोगों ने पूरा का पूरा इन्फॉर्म किया, और हमने साफ कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा, टेरर इज टू डिसरप्ट जेएनके इकोनॉमी, राइट टू डिफेंस हमने किया। और इस तरीके से वो पुलवामा के बाद भारत सरकार ने मेजर्स, और अभी विदेश मंत्री जी ने बताया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होगा। और कितने, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, आज तक नहीं कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा न्यूक्लियर पावर की धमकी देना, गीदड़ भभकी बंद करो। और मैं आज आपको बता रहा हूं, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों को, बयान को बहुत गौर से देखिए। उन्होंने दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि टेरर करने वाला और टेरर को संरक्षण देने वाला, दोनों में कोई अंतर नहीं रहने वाला है। हम अंतर नहीं मानते। तो इसलिए अब अगर मैं कश्मीर के ऊपर आ जाऊं, कश्मीर में क्या बदलाव आया धारा 370 समाप्त होने के बाद? वहां स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स जो 4 साल में 2010 से 2014 में 2654 थे, आज 0 है, 0। लास्ट 3 इयर्स 0। आर्टिकल उसी तरीके से वैली लगभग साल में 132 दिन बंद रहती थी, आज पिछले 3 सालों से एक भी दिन वैली बंद नहीं हुई है, एक भी दिन वैली बंद। अब आपको परिवर्तन न दिखे तो मैं क्या करूं? मामा रूस जाए तो मैं क्या करूं? तो आपको परिवर्तन दिख नहीं रहा है। उसी तरीके से आज लोकल टेररिज्म समाप्त हो गया है। अब ये फॉरेन इन्वेडेड टेररिस्ट ही रहे हैं, ये छोटी घटना नहीं है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। उसी तरीके से अब लाइफ ऑफ ए टेररिस्ट एवरेज इज 7 डेज। 7 दिन के अंदर टेररिस्ट नस्तो नाबूद हो रहा है, और ये 0 टॉलरेंस का नतीजा है। आप लोगों ने अभी तक मैंने सुना नहीं, कल से आपके जवान उस बारे में चुप है, नहीं तो आप एक बात बहुत कहते थे। और हमारे आदरणीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 21 तारीख को कहा, जिन लोगों ने अटैक किया वो कहाँ हैं, उनका क्या हुआ? वो उनका जमी दोष हो गया, पाकिस्तान का ही वो समाप्त हो गए। ऑपरेशन महादेव वो अपने आप में, और टीम इंडिया, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, और मैं धन्यवाद दूंगा सभी पार्टियों को जिन्होंने सहयोग करके टीम इंडिया के रूप में 32 देशों में अपना डेलीगेशन गया। देश के सामने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी गई, और देश के सामने यह स्पष्ट हुआ कि हम टेरर को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वॉइस में गया। मैं विपक्ष के सभी दलों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो एक टीम स्पिरिट में हम सब लोगों ने सोचा। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कोई देश साथ नहीं आया, कोई देश साथ नहीं आया, कोई देश साथ नहीं आया। 61 मैसेजेस हैं स्टेट ऑफ हेड्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफरेंट गवर्नमेंट्स के प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स के, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी कंडेम द अटैक ऑफ पहलगाम। 35 मैसेजेस हैं फॉरेन मिनिस्टर्स के, 38 मैसेजेस हैं पार्लियामेंटेरियंस के और फॉर्मर हेड्स के, और 43 मैसेजेस हैं डिप्लोमेटिक मिशंस के। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम अटैक को, टेरर को कंडेम किया है।
क्वाड ने कंडेम किया है, ब्रिक्स ने कंडेम किया है, सेंट्रल एशिया एशियन कंट्रीज ने कंडेम किया है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ने कंडेम किया है, प्रेसिडेंट ऑफ प्रेगवे ने किया द यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और जर्मनी ने कंडेम किया है। एक मैं खाली बताना चाहूंगा कि जो हमारे चेयर ऑफ अर्बन वॉरफेयर स्टडीज जॉन स्पेंसर हैं, उन्होंने मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में भारत की तारीफ करते हुए कहा, इंडियाज ग्रोइंग डिफेंस सेल्फ रिलायंस फ्रॉम 32% ऑफ द आर्मीज एम्यूनिशन नीड्स met domestically in 2014 is now being met by 88% in 2024. From missiles like BrahMos, Pinaka to radars and artillery systems, Indian-made equipment proved itself in live combat. That's not just a national achievement. It's a model of military readiness of any nation. ये आज बदलते भारत की तस्वीर है। विश्व ने देश के अदम्य साहस को स्वीकार भी किया है, विश्व के लोगों ने इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी कुछ लोग सरेंडर कर गए ऐसी बातों को और ऐसी भाषा को बोलते हैं। पूछता कौन है? ये वो पूछते हैं जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्रिएटर जो हैं वो हमको पूछते हैं कि सरेंडर किया। जो कबाब वैली के 22,210 स्क्वायर किलोमीटर गिफ्ट करते हैं बर्मा को, वो हमसे पूछते हैं कि सरेंडर क्या किया। जो लोग इंडियाज राइट्स इन तिब्बत एंड एक्सेप्टिंग चाइनाज एनेक्सेशन, वो हमसे पूछते हैं कि सरेंडर क्या हुआ। कर देंगे, हाँ, ऑथेंटिकेट करें। माननीय जयराम जी प्लीज। I will authenticate, sir. I will authenticate, sir. Authenticate करें। Please. I will authenticate. Please. Sir, I will authenticate, sir. Please, आप बोले। And I will put on record. Please. Whatever I have said and whatever you have asked to authenticate, I have authenticated it. It is on the table of the House. It's a record of the House. September 1958, Berubari, a small region, Jalpaiguri district, West Bengal, transferred to East Pakistan. Jawaharlal Nehru and Firoz Khan, Nehru-Noon agreement handed over the Indian land. This is called surrender. Surrender. John British जी, Aksai Chin. No comment. Aksai Chin. बैठकर हमारे कमेंट ना प्राइम करें। मिनिस्टर साहब ने कहा, नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर। नेहरू जी ने और महावीर त्यागी जी ने कहा कि my head there is not even a single blade of hair. Does that mean that it is of no use for Mr. Nehru, yours and mine? ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन सरेंडर और देखिए सबसे मजेदार बात, हमने इस सदन में शिमला 1971 वॉर में पाकिस्तान का विभाजन के लिए एक स्वर से श्रीमती इंदिरा गांधी को, देन प्राइम मिनिस्टर को, हम लोगों ने बधाई दी थी और एक बहुत बड़ा काम हुआ था कहा था। लेकिन 1972 का शिमला एग्रीमेंट 93,000 प्रिजनर्स छोड़ दिए और उसके साथ साथ आई डोंट रिमेंबर, लेकिन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जमीन जो हमारे कब्जे में थी वो भी दे दी और हमसे पूछते हैं सरेंडर। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन वॉर में का हवाला देकर ये फॉरेन से जो पेडल्ड नैरेटिव है, इसको, इस हाउस को एक स्वर से इसका विरोध करना चाहिए और देश ने जिस तरीके से सबके सहयोग से मोदी जी ने जो दुनिया में संदेश दिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। सभापति महोदय, मैं आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं एक ही बात अंत में कहूँगा कि यह देश का सवाल है, विपक्ष को भी इसमें अपने आप को शामिल करना चाहिए और हंसते हंसते करना चाहिए। थोड़ी सी हंसी कम हो तो मुझसे उधार ले लेनी चाहिए, लेकिन हंसते हंसते खुशी खुशी इसका हमको एक स्वर से इसका स्वागत भी करना चाहिए और
देश मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम है, सुदृढ़ है, सिक्योर्ड है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है, छलांग लगाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी के बाद भीकाजी ने अपना ज्यादातर समय समाज सेवा और जन कल्याण की गतिविधियों में बिताया। 1896 में बंबई प्रेसिडेंसी में आए अकाल और उसके बाद फैले प्लेग के दौरान भीकाजी ने लोगों की बहुत सहायता की थी और खुद भी प्लेग से ग्रसित हो गई थीं। इलाज के लिए इन्हें 1902 में ब्रिटेन भेज दिया गया था। लंदन में ये श्यामजी कृष्ण वर्मा Hello and welcome viewers. You're watching In Depth with your host Kruti Mishra. The Income Tax Bill 2025 was introduced in the Lok Sabha on February 13th, 2025. It seeks to replace the Income Tax Act of 1961. The bill retains several provisions of the 1961 Act. It primarily aims to simplify the language and remove redundant provisions. In a significant development, the Select Committee of the Lok Sabha tabled its detailed report on the Income Tax Bill 2025, presenting 32 substantive observations and recommendations aimed at improving clarity, coherence and fairness in the proposed legislation. Here's everything you need to know about this report. Come along. Chairperson of the Select Committee of Lok Sabha presented the report of the Select Committee on the Income Tax Bill 2025 to the Lok Sabha on 21st July 2025. Honorable Chairman, sir, I rise to present the Hindi and English versions of the report of the Select Committee on the Income Tax Bill 2025 as listed against my name at serial number 10 in today's order paper. Item number 11, Shri Baijent Panda ji. Chairman, sir, I rise to lay on the table a copy of the record of evidence given before the Select Committee on the Income Tax Bill 2025 as listed against my name at serial number 11 in today's order paper. The bill was introduced in the Lok Sabha on 13th of February 2025 and referred to the Select Committee on the same day through a motion moved by Finance Minister Nirmala Sitharaman. To constitute a Select Committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honourable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। The committee comprising of 31 members of Lok Sabha was tasked with examining the bill and submitting its report by the first day of the monsoon session 2025. A recurring theme in the panel's report is the need to simplify definitions and avoid reliance on outdated references. The committee recommended realigning the definition of capital asset under Clause 222 to reflect recent changes in the Finance Act 2025, especially concerning securities held by foreign investors and investment funds. Similarly, the definition of infrastructure capital company was flagged for being overtly complex and dependent on references from the repealed 1961 Act. The panel advised. In 11 years of the Modi government, a lot of old, complicated, obsolete laws have been overhauled. Lots of new, modern laws have been brought into place. You know, GST is just one example. There are many. Hundreds of old, obsolete laws have been changed. And in similar vein, Finance Minister Nirmala Sitharaman had promised Parliament last year that the Income Tax Act needs to be simplified. The existing Income Tax Act is 64 years old, has thousands of amendments,
donations. Using income instead of receipts for taxability in line with the principle of taxing real income. Retaining the concept of deemed application of income, which was omitted in the draft, but it is vital for entities facing delays in income utilization. The committee called for redrafting clauses to better preserve legislative intent, especially around the computation of capital gains, carry forward of losses, and refund eligibility when one person's income is included in another's. A particular concern was the replacement of shall with may in penalty-related clauses, allowing authorities to assessments, consider the context, and are not applied indiscriminately. We heard a huge number of stakeholders. Just the witness hearings itself was more than 125 hours. And then we had many dozens of hours of internal meetings to go through the tens of thousands of pages of suggestions that we received. And we received hundreds of detailed suggestions from all over the country, every state, from every kind of stakeholder, and including those who appeared before us in the dozens. We had large industry, we had medium and small industry, we had micro MSME industries represented. Also represented were lawyers, chartered accountants, cost accountants, non-profit organizations, multinational organizations, Indian organizations, individual taxpayers, of course, taxpayers associations. So every point of view was taken into account. And we grappled with all these suggestions. And as I said, we have come up with more than 300 additional suggestions to further simplify the bill. And this is going to make life a lot easier. I can give you some examples. In the existing Act, what is an exempt income is referred to in many different places, and with all kinds of complicated language, notwithstanding this, but subject to that, but therefore in clause number, subclause number, so and so, very complicated. Here it's all listed in just one place, in one chapter. So in the old Act, in the existing Act, even experts with decades of experience sometimes couldn't give you a clear answer. And that's why disputes. Today, anybody that just reads through the Act, it doesn't have to be a great expert, can easily figure out what is taxable, what is not taxable. The law becomes much simpler. From revising timelines for liaison offices of foreign entities to redefining who qualifies as a valuer under the new law, the committee's recommendations also focus on improving administrative ease. It proposed an extended compliance. Individuals, businesses, and civil society could be far-reaching. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side. हमेशा से कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। सच भी है और सही भी, क्योंकि निरोगी शरीर से बड़ा कोई धन नहीं है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर एक बार शरीर ने साथ छोड़ दिया तो वो फिर वापस नहीं मिलता। स्वस्थ रहना आदत में शामिल करना ही होगा, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा रास्ता बना ही नहीं है। हर समाज, हर देश की असल पूंजी ही उसके स्वस्थ लोग हैं। किसी भी देश का विकास सीधा उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इस बात को केंद्र सरकार भी समझती है और यही कारण है कि पिछले एक दशक में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी जमीनी बदलाव हुए हैं। नागरिकों को स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 7 विषयों पर, या ये कह सकते हैं, स्वास्थ्य के
सप्त ऋषियों पर फोकस किया है। पहली कोशिश ये है कि बीमारी की नौबत ही नहीं आए, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमारी सरकार ने बहुत जोर दिया है। ये योग, फिटनेस, स्वच्छता, ऐसे कई कार्यक्रम इसके लिए चल रहे हैं। दूसरा, अगर बीमारी हो गई तो शुरुआत में ही पता चल जाए, इसके लिए देश भर में नए टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तीसरा फोकस ये है कि लोगों को घर के पास ही प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को पूरे देश में वेलनेस सेंटर के रूप में एक नई ताकत के साथ उसका एक नेटवर्क आगे बढ़ाया जा रहा है। चौथा प्रयास ये है कि गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज मिले। इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आज भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। साथियों, हमारा पांचवा फोकस इस बात पर है कि अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों पर निर्भरता कम से कम हो। इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। लोगों को प्राथमिकता देने की सोच के साथ सरकार ने सभी नागरिकों, विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत हो या दूरगामी ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, फोकस स्पष्ट रहा है। सरकार का प्रयास है कि सभी के लिए किफायती, सुलभ और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। भारत सिर्फ कोविड-19 संकट से ही नहीं निपटा, बल्कि 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक देते हुए दुनिया के लिए वैश्विक स्वास्थ्य भागीदार बनकर उभरा और आगे बढ़कर नेतृत्व किया। मिशन इंद्रधनुष जैसे बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियानों के जरिए निवारक देखभाल में तेजी आई है। एम्स संस्थानों और एमबीबीएस सीटों के रिकॉर्ड विस्तार के साथ चिकित्सा शिक्षा में व्यापक बदलाव किया गया है, जिससे देश के हर कोने से डॉक्टर्स की एक नई पीढ़ी को सशक्त बनाया गया है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनरिक दवाएं आसानी से उपलब्ध हो गई हैं, जिससे परिवारों को चिकित्सा खर्चों में लाखों की बचत हो रही है। ये केवल बुनियादी ढांचे की कहानी नहीं है, ये प्रभाव की कहानी है। मात्र मृत्यु कम हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विश्वास पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा। जैसे जैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, इसकी स्वास्थ्य यात्रा अब केवल बीमारी का इलाज करने तक सीमित न होकर एक राष्ट्र के पोषण के लिए है। स्वास्थ्य अब एक अधिकार बन गया है, विशेषाधिकार नहीं। मोदी सरकार के तहत सम्मान, देखभाल और आशा को केंद्र में रखकर प्रत्येक भारतीय का जीवन मायने रखता है। 23 सितंबर 2018 को सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों को महंगे स्वास्थ्य सेवा खर्च से बचाने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य आश्वासन कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया। भारत की आबादी के 40% निचले हिस्से को लक्षित करते हुए इस योजना में लगभग 12.37 करोड़ परिवार शामिल हैं, जिससे लगभग 55 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। 29 अक्टूबर 2024 को इसके ऐतिहासिक विस्तार में सरकार ने आयुष्मान वय वंदना की शुरुआत की, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ABPMJAY लाभ प्रदान कर रही है। ये कदम बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके बुढ़ापे में सम्मानजनक, चिंता मुक्त उपचार सुनिश्चित करता है। इतना ही नहीं,
ये योजना भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का भी ध्यान रखती है, जो राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने स्वास्थ्य और कल्याण को भी सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार ने पूरे देश में एक मजबूत और एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। ABDM सुरक्षित अंतर संचालन योग्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम में विभिन्न हितधारकों, रोगियों, स्वास्थ्य प्रदाताओं और नीति निर्माताओं के बीच के अंतर को कम करता है। मिशन के केंद्र में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है, जो नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक निर्बाध कागज रहित पहुंच के लिए अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने और प्रबंधित करने के लिए सक्षम करता है। भारत की डिजिटल विविधता को पहचानते हुए मिशन सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी या डिजिटल पहुंच वाले क्षेत्रों में ABHA निर्माण के लिए सहायता प्राप्त और ऑफलाइन मोड भी प्रदान करता है। उपयोग को और सरल बनाने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ABHA ऐप और आरोग्य सेतु जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन को एकीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन एक ऐतिहासिक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें चुनिंदा केंद्रीय क्षेत्र घटक हैं, जिसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 64,180 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण है, जो वर्तमान और भविष्य में महामारियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो। केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के हिस्से के रूप में 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो वर्तमान में विकास के विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपने 2 उप मिशनों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करते हुए सबकी पहुंच किफायती, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक करना है। सभी NHM सेवाएं उप जिला और जिला स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निशुल्क उपलब्ध हैं। NHM का लक्ष्य न्याय संगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह, उत्तरदायी हों। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का एक प्रमुख स्तंभ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना है, जिन्हें पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में जाना जाता था। देश में 1.77 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जहां पर करोड़ों लोगों की हाइपरटेंशन, मधुमेह और कैंसर की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। किसी भी देश की समृद्धि का रास्ता स्वास्थ्य से ही संभव है। स्वस्थ शरीर और मन के बिना सच्ची समृद्धि हासिल करना मुश्किल है। भौतिक सुखों का आधार स्वास्थ्य और समृद्धि को माना गया है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो सुख की अनुभूति, क्या उसकी कल्पना भी अर्थहीन है। समृद्धि नहीं तो भौतिक सुख की केवल कल्पना ही की जा सकती है। सरकार भी इस सच्चाई से वाकिफ है। पिछले 11 सालों में हेल्थ सेक्टर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की एक व्यापक सीरीज कार कर रही है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान समेत कई योजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ा रही हैं।
सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बात करें तो भारत ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तपेदिक को खत्म करने में मजबूत प्रगति की है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 और 2023 के बीच टीबी के मामलों में 17.7% की कमी और टीबी से होने वाली मौतों में 21.4% की कमी आई है। उपचार कवरेज 53% से बढ़कर 85% हो गया है, जो स्वास्थ्य देखभाल तक आसान पहुंच में बड़ी प्रगति को दर्शाता है। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से रोगियों की पहचान की जा रही है। 2024 में भारत में रिकॉर्ड 26.17 लाख टीबी मामले दर्ज किए गए। निक्षय पोषण योजना, निक्षय मित्र जैसी पहल के माध्यम से टीबी निवारक उपचार किया जा रहा है। इसी तरह राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। मिशन ने 2047 तक स्किल सेल रोग को खत्म करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 3 जून 2025 तक सिकल सेल रोग के लिए कुल 5.72 करोड़ लोगों की जांच की गई, जो 3 साल के लक्ष्य का 75% से अधिक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के जरिए देश भर में 749 जिलों में 1,674 केंद्रों पर 11,757 टीमो डायलिसिस मशीनें लगाकर लागू किया गया है। मई 2025 तक कुल 27,86,000 मरीजों ने डायलिसिस सेवाओं का लाभ उठाया। इसके कारण अब तक 8,000 करोड़ रुपए के मरीजों की जेब से होने वाले महंगे खर्च की बचत हुई है। राष्ट्रीय निशुल्क औषधि सेवा पहल और राष्ट्रीय निशुल्क निदान सेवा पहल मरीजों की जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए आवश्यक दवाओं और निदान सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों के अनुरूप प्रारंभिक पहचान, बुनियादी ढांचे के विकास और किफायती उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों ने कैंसर का शुरुआती स्टेज पता लगाने पर जोर दिया। देश में 31.70 करोड़ से अधिक लोगों को ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग, 16.68 करोड़ से अधिक ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, 9.97 करोड़ से अधिक सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। एनएचएम के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के तहत 46 डे केयर कैंसर सेंटर को मजबूती मिली। सरकार ने पिछले दशक में 19 राज्य कैंसर संस्थानों और 20 तृतीय कैंसर देखभाल केंद्रों के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। सभी 23 नए एम्स में कैंसर उपचार सुविधाएं स्थापित की गई। इसके साथ ही कैंसर देखभाल इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए कई संस्थानों की स्थापना की गई। 217 अमृत फार्मेसियों के माध्यम से 289 कैंसर की दवाएं 50% तक की छूट के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जनता को सस्ती कैंसर रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दवाइयों को किफायती बनाना, सभी के लिए किफायती दवाइयों तक पहुंच सुनिश्चित करना पिछले 1 दशक में भारत के स्वास्थ्य सेवा सुधारों का एक केंद्रीय स्तंभ रहा है। भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण दवाइयों को काफी कम कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, जिसे नवंबर 2016 में फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने लॉन्च किया था, वर्तमान में देश में 16,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र खोले गए। इस पहल का उद्देश्य जनऔषधि केंद्रों की एक समर्पित नेटवर्क के माध्यम से काफी कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है। ये आउटलेट ऐसी दवाइयां प्रदान करते हैं जो प्रभावकारिता और सुरक्षा में अपने ब्रांडेड समकक्षों के बराबर हैं, लेकिन उनकी कीमत बाजार दरों से 50% से 90% कम है। सरकार अमृत फार्मेसीज के जरिए विशेष रूप से उच्च स्तरीय उपचारों के लिए आवश्यक ब्रांडेड जेनेरिक और जेनेरिक दवाओं के साथ साथ सर्जिकल आइटम
उपभोग सामग्रियों और मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए केंद्रीकृत आपूर्ति बिंदुओं के रूप में कार्य करती है। We run Ayushman Bharat, the world's largest health insurance scheme. It covers 580 million people and provides free treatment. This program was recently extended to cover all Indians above the age of 70 years. We have a network of thousands of health and wellness centers. They screen and detect diseases such as cancer, diabetes, and hypertension. Thousands of public pharmacies provides high quality medicines at far less than the market price. डिजिटल स्वास्थ्य विभाजन को पाटने के लिए ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई। ई संजीवनी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। ई संजीवनी आपके स्मार्टफोन से डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। आप नजदीकी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पर जाकर ई संजीवनी के जरिए दूर स्थान से भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पहल मिशन इंद्रधनुष है, जिसे 25 दिसंबर 2014 को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक विशेष कैचअप टीकाकरण अभियान के रूप में लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष विशेष रूप से उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों से चूक गए हैं। टीकाकरण वितरण में दक्षता और जवाबदेही को और बढ़ाने के लिए सरकार ने UIP के तहत एक डिजिटल पहल यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म पारदर्शिता सुनिश्चित करने, सेवा वितरण में सुधार करने और वंचित आबादी तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। Technology is an important catalyst to improve health outcomes. We have a digital platform to track vaccination of pregnant women and children. Millions of people have a unique digital health identity. It is helping us integrate benefits, insurance, records, and information. With telemedicine, nobody is too far from a doctor. Our free telemedicine service has enabled over 340 million consultations. Friends, due to our initiatives, there has been a heartening development. The out-of-pocket expenditure as percentage of total health expenditure has fallen significantly. At the same time, government health expenditure has gone up considerably. इन प्रयासों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु दर अनुमान अंतर एजेंसी समूह की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2020 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 103 से घटकर 2023 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 80 रह गया है, जो केवल 3 वर्षों में 23 अंकों की महत्वपूर्ण कमी है। कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2015 से 2023 के बीच 48 से घटकर 28 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर आ गई। इसमें 42% की गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 28 से घटकर 17 हो गया है। सरकार ने प्रभावी रणनीतियों और नीतियों के माध्यम से बाल मृत्यु दर को कम करने में भारत को एक आदर्श के रूप में पहचाना है। देश की कमांड संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए जो कोशिशें शुरू की, अब उसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है।
भारत चिकित्सा के क्षेत्र में एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। मोदी राज में एम्स के निर्माण, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सीटें बढ़ाने, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र खोलने जैसे तमाम कदम उठाए गए। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की चिकित्सा, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाए हैं, गहरी चुनौतियों का समाधान किया है। इस प्रयास की आधारशिला कई राज्यों में एम्स की स्थापना और विस्तार से हुई, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य असम में पहला एम्स भी शामिल है। मई 2025 तक भारत में 23 एम्स और 2045 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 780 एलोपैथी, 323 डेंटल और 942 आयुष संस्थान शामिल हैं। MBBS सीटों में 130% की वृद्धि हुई है, जो 1,18,190 तक पहुंच गई। इसी तरह मेडिकल की PG सीटों में 138% की वृद्धि हुई है और ये 74,306 तक हो गई। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित डॉक्टरों की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। पैरा मेडिकल कार्यबल को और मजबूत करने के लिए सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ 157 सह स्थित नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी। अप्रैल 2025 तक 106 ऐसे नर्सिंग संस्थानों के लिए फंड जारी किया गया। इसके साथ ही BSc नर्सिंग सीटें 53% बढ़कर 1,27,000 हो गई और MMC नर्सिंग सीटें 39% बढ़कर 14,986 हो गई। चिकित्सा क्षेत्र को पारदर्शी बनाने और योग्यता को बढ़ावा देने के ऐतिहासिक कदम के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया। स्वास्थ्य शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए कई अन्य ऐतिहासिक कानून बनाए गए, जिनमें राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम 2021, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम 2023 शामिल है। 2016 में नीट की शुरुआत ने एक समान और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की, जिससे चिकित्सा संस्थानों में योग्यता स्थापित हुई। NCAHP के तहत 10 संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायों के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए गए। नर्सिंग डोमेन में अनुसंधान और एकेडमिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अक्टूबर 2024 में नर्सिंग में PhD के लिए राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया, जिसने साक्ष्य आधारित नर्सिंग अभ्यास और नवाचार में एक नया अध्याय शुरू किया। कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया दुनिया में सबसे सक्रिय, व्यापक और लोगों को प्राथमिकता देने वाली रणनीतियों में एक के रूप में उभरी। देश ने जीवन की रक्षा, वायरस को नियंत्रित करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा में लचीलापन बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी लामबंदी शुरू की। स्वदेशी रूप से विकसित टीकों के जरिए संचालित और कोविन जैसे मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है। भारत ने सफलतापूर्वक 220.67 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराकें दी, जो पैमाने और गति के मामले में विश्व स्तर पर बेजोड़ उपलब्धि है। पिछले 11 वर्षों में भारत का स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन व्यापक और सहानुभूतिपूर्ण रहा है। सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निर्देशित सरकार ने पहुंच का विस्तार करने, गुणवत्ता में सुधार करने और सामर्थ्य सुनिश्चित करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आयुष्मान भारत, PM ABHIM और ई-संजीवनी जैसी ऐतिहासिक पहलों ने चिकित्सा सेवा को लोगों के करीब ला दिया। बुनियादी ढांचे, डिजिटल स्वास्थ्य, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु देखभाल और चिकित्सा शिक्षा में निवेश ने भविष्य की स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। ये प्रगति केवल संख्याओं को लेकर नहीं, ये जीवन में सुधार, सम्मान की स्थापना और आशा के नवीनीकरण के बारे में है। जैसे जैसे भारत अमृतकाल में कदम रख रहा है, समावेशी, लचीले और लोगों पर केंद्रित स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। संदेश स्पष्ट है, हर जीवन मायने रखता है और एक स्वस्थ भारत ही एक मजबूत भारत है। प्रेरणादायक अभूतपूर्व नेतृत्व नीति से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बन रहा है भारत। 5G, UPI, AI
भारत नेट जैसी सेवाएं गति दे रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था विकास को गति। मोबाइल व रक्षा उपकरण निर्माण कर हो रहा आत्मनिर्भर भारत। अब विश्व में एक्सपोर्ट करता है भारत। स्वरोजगार उद्यमिता से बन रहा है सशक्त राष्ट्र। अनेकों जन हितैषी योजनाएं बांध रही हैं पुल ग्रामीण आमजन और आर्थिक विकास के बीच। विकास के अमृत काल में मजबूत भारत की अर्थव्यवस्था। मोदी जी बना रहे भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। विकसित भारत का अमृत काल। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पे चर्चा हुई है, सदन की गरिमा रखा करो। चलिए बैठिए। मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ
9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, MSME और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवा, कुशल एवं प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, UAE, UK, ऑस्ट्रेलिया और EFTA देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों
और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। धन्यवाद। सर, आपकी अनुमति हो। सर, मैं अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहता हूँ। ना एक मिनट हो जाता। शून्यकाल बैठना चाहते हो, शून्यकाल करना चाहते हो, बैठिए। चला शून्यकाल। श्री वीके श्रीकंदन, चंद्र प्रकाश चौधरी, रामवीर सिंह विधुड़ी, श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर, शून्यकाल नहीं करना चाहते आप? मान्य सदस्य नहीं बोलना चाहते? बोलना चाहते हो? सदन में चर्चा करना चाहते हो या नारेबाजी करना चाहते हो? सदन में अगर चर्चा करना है तो अपनी सीट पे जाइए, और नारेबाजी करना है तो सदन के बाहर सड़कों पे करो। यहाँ नारेबाजी नहीं अलाउ है। जाइए। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। श्री राम अयोध्या आए, सनातन के ध्वज दुनिया में लहराए। हुई सांस्कृतिक जागृति, गगन पर उकेरी प्रगति की कृति। सब रंगों में एक भारत, बन रहा श्रेष्ठ भारत। गूंज रहा डंका भारत का, आयुर्वेद से स्वरूप बदला। चिकित्सा पद्धति का अद्वितीय निर्माणों से देश बढ़ रहा निरंतर। ये भारत है मोदी का, बढ़ेगा निरंतर। विकसित भारत में अमृत काल, धर्म संस्कृति जन जागरण विशाल। विकसित भारत का अमृत काल।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसा नाम है जिनके कार्यों और लेखन की जानकारी मिलना अभी बाकी है। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार थे। उनकी बहुत सी देशभक्ति रचनाओं को देश आज गुनगुना रहा है। तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खिरनी बाग में हुआ। बिस्मिल के पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। बिस्मिल ने 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नरम दल के विरोध के बावजूद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पूरे लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। कुछ ऐसा करना होगा जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव ही हिल जाए। हाँ, तो क्यों ना हम सरकारी खजाना ही लूटें? राम प्रसाद बिस्मिल ही मैनपुरी कांड और काकोरी कांड के योजनाकार थे। काकोरी स्टेशन के पास 9 अगस्त 1925 में सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। The Ministry of Commerce and Industry is engaged with all stakeholders, including exporters and industry, for taking feedback of their assessment of the situation. The government attaches the utmost importance to protecting and promoting the welfare of our farmers, workers, entrepreneurs, exporters, MSMEs, and all sections of industry. We will take all necessary steps to secure and advance our national interest. Mr. Chairman, sir, in just over a decade, India has rapidly transformed from being one of the fragile five to the fastest growing major economy in the world. We have risen from the 11th largest economy to one of the top 5 economies, driven by our reforms, hard work of our farmers, MSMEs and entrepreneurs. It is also widely expected that we will become the 3rd largest economy in a few years. Today, international institutions and economists see India as the bright spot in the global economy. India is contributing to almost 16% of global growth. Mr. Chairman, sir, in the last decade, the government has taken transformative measures to promote India as the manufacturing hub of the world, driven by the Make in India initiative. India's young, skilled and talented workforce is driving innovation and competitiveness of Indian industry. Our exports have steadily increased during the last 11 years. In an increasingly protectionist world, India has done mutually beneficial trade agreements
with UAE, UK, Australia and EFTA countries. We are also committed to similar trade agreements with other countries. We are consistently working for the welfare of the farmers and Indian agriculture to promote prosperity and ensure food security. Dola ji, I warn you. Please come out. Please. Dola ji, please. Dola ji, bahar wahan se. Dola ji, don't disturb. Please. Don't disturb. Please. The government is confident that we will continue our fast-paced journey of inclusive growth and sustainable development towards the goal of Viksit Bharat 2047. Chairman sir, आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में भी हिंदी में पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ लिया। अंग्रेजी हिंदी में भी पढ़ना चाहिए। मैं पीछे से पढ़ लूँ, आप जहाँ से पढ़ना हो। मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई थी। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ निबंधन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवा कुशल और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में भी लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा यानी 4 देशों का समूह, स्विट्जरलैंड,
नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरीके व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। Honorable members, please, I draw your attention to Rule 251 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, which permits a minister to make a statement on a matter of urgent public importance with the stipulation that no question shall be asked at the time of the statement is made. Please, no. The statement just delivered by the Honorable Minister addresses a critical issue of international economic relations. I urge Honorable members to recognize the gravity of this matter and the broader national interest at stake, and to extend their full cooperation by maintaining the decorum of the House. No questions, please. सर, ये व्यवस्था नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया। रूल के तहत आप कोई क्वेरी नहीं पूछ सकते, क्लैरिफिकेशंस। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 1st August 2025.
महज 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से उसे अलंकृत किया गया था, क्योंकि उसने करगिल युद्ध के दौरान 15 गोलियां लगने के बाद भी हार नहीं मानी और वो लड़ता रहा। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने साक्षात मौत को चुनौती दी थी और उसे पछाड़ा था। 27 दिसंबर 1996 में इन्हें भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में रिक्रूट किया गया था। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान इनकी टुकड़ी को टाइगर हिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने की जिम्मेदारी मिली थी। टाइगर हिल में घुसपैठियों की 4 चौकियां थी। मुठभेड़ शुरू हुई और पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद 7 सदस्यीय कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। दुश्मन की ओर से भीषण गोलीबारी में पहले 2 और फिर 4 शहीद हो गए। अंत में सिर्फ ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बचे, जिनके बाएं हाथ की हड्डी गोली लगने से टूट चुकी थी और उनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। राइफल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला। 3-4 बंदे और उनके मारे गए। फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि यार Parliament Library. Parliament Library is one of the finest and richest repositories in the country. The total collection of the Parliament Library is about 19 lakh documents, consisting of 3,35,200 books, including 40,000 regional and 1,000 rare books. Members Reading Room G061. Members Assistance Counter to get the desired documents or information. Display of Lok Sabha or Rajya Sabha publications. Leading newspapers in English, Hindi and regional languages. Collage showing the golden moments of Parliament Library since its setup in 1921. Collage containing emblems of princely states. Smart Zone. Services of Maxter are also available here. Dedicated book corners with the books written by sitting members. Books on and by Dr. B.R. Ambedkar, Professor Ramdhari Singh and high dignitaries. Specialized collections. Gandhiana. More than 4,137 books are stacked in room number G048. Nehruana. More than 1,000 books are stacked in room number G050. Original calligraphed Constitution of India kept in 2 nitrogen gas-filled glass receptacles in a separate room. Members Circulation Counter. Members can get the books and other documents issued or returned from the circulation counter situated in G045. Members can give suggestions for purchasing of new books or periodicals through the prescribed form available at the circulation counter. New additions to the Parliament Library are displayed near the circulation counter. Services for visually impaired users. The devices for visually impaired are installed near the circulation counter. These technology devices enable the visually impaired users to access the information more independently. Other facilities. Delivery of books at members' residences in the NCR. Bibliographies on special interests of members. Free reprography and typing facilities. Members can send online request or suggestion regarding books and other documents through members' portal. Members' lounge set up at room number G052. Maxter. Online access to more than 8,500 magazines and newspapers. JSTOR. Online access to more than 12 million journal articles of archival value. E-legal databases. Various e-resources of the library are available online under the icon Knowledge Center. https://sansar.in/ls/library/about. Online library catalog is available on eGranthalaya. Reaching out to members through regular SMS services. Information published in the Lok Sabha and Rajya Sabha Bulletin Part 2 during session, members portal and the TV scrolls on Sansad TV.
Members' Reading Room, G78, Parliament House. Facilities provided to sitting members only in G78 are Members' Assistance Counter, display of Lok Sabha and Rajya Sabha publications, latest newspapers and magazines in English, Hindi, and other regional languages, computer systems with Wi-Fi connectivity and advanced printers, Smart Zone, services of Maxter are also available here. माननीय श्री एस जयशंकर। Honorable Chairman, sir, it's a privilege to participate in the discussion on Operation Sindoor. And like everybody else in this House, I laud the performance of our armed forces and the results that have done this country so proud. Sir, when the Pahalgam attack happened on April 22nd, it was a shocking attack for a variety of reasons. The manner in which people were killed in front of their families, the fact that the fate was asked before killing them, the intent of destroying the economy of Jammu and Kashmir, which had returned to normalcy and prosperity after the end of Article 370. All of this, it angered the country, there was grief, there was shock. Across the world, there was solidarity, there was sympathy. But the question was, what after that? And the answers were two. One, such an attack was absolutely unacceptable. It crossed our red lines. There had to be severe consequences. And two, there had to be accountability and justice. There had to be accountability of the perpetrators, and they and their supporters had to be brought to justice. Now, the first clear message, sir, of India's anger, of our resolve, of our determination, was the decision taken by the Cabinet Committee on Security immediately, the day after, on 23rd of April. A number of steps were taken. Pakistani visas under SARC were cancelled. The mission was reduced in strength. The military advisors were expelled. But the most important decision was to hold the Indus Waters Treaty in abeyance. Now, sir, there has been a lot of discussion in the House. Different members have expressed their opinion, as they should. But I think the importance of this step, it's necessary that the House understand and appreciate it. Because, sir, the Indus Waters Treaty in many ways is a very unique agreement. I cannot think of any agreement in the world where a country has allowed its major rivers to flow to the next country without having rights on that river. So it was an extraordinary agreement. And it's important when we have put it in abeyance to recall the history of this agreement. Now I know, sir, yesterday I heard some people are uncomfortable with history. They prefer that historical things are forgotten. Maybe it doesn't suit them, they only like to recall some things. So let me, for the benefit of the House, sir, mention 3 important observations which were made in Parliament on the issue of the Indus Waters Treaty. This was on November 30th, 1960. And the observations were made
by the then Prime Minister on this subject. First, he says, I would like to know, is this House now to judge the quantum of supply of water or the quantum of money to be given? I confess I cannot judge it offhand. So the Prime Minister of India then is telling the Parliament, you cannot be a judge of the quantum of water. You should not be looking at how much money we are giving to Pakistan. That is not your business. Let me, sir, give you a second quote. The Prime Minister then goes on, sir, because many members objected to the Indus Waters Treaty. He says, honorable members have been saying that there was a partition. What has happened is none of our lookout. We should not give them anything. That is neither, now this is the Prime Minister's view, sir, then Prime Minister's view. That is neither a strictly legal, constitutional, or just approach to this problem. If we follow that approach, it would mean turning a great part of West Punjab into almost a wilderness. West Punjab is Pakistani Punjab. So the Prime Minister is saying, let us do this treaty because the Indian Parliament, the Indian government, the country should put the interests of Pakistani Punjab. So not a word about the interests of the Kisan of Kashmir, of the people of Punjab. Please take your signature, nothing is going on record. Please, nothing is going on record. Not सिर्फ माननीय विदेश मंत्री की बातें ही रिकॉर्ड पे जा रही हैं. Not a word about Rajasthan, not a word about Himachal, but it is turning a great part of West Punjab. Take your seat. Sorry, sir, you can't be attributing like this. Into almost a wilderness. He's lying here. Sir, please take your seat. He's not lying. सीट पर बैठ करके बोलना सही नहीं है, आप जानते हैं. Sir, then I'll give you the third quote. Please. He now says, because people are saying, you are paying money. We felt that in the circumstances, this is the right payment, and we purchased a settlement, if you like. We purchased peace, and it is good for both countries. 1960, sir, he says he purchased peace. We did not purchase peace, sir. It was a purchase of appeasement, because within 1 year, the same Prime Minister accepted that with Pakistan there was no peace. Now, sir, I hear some noises across the bench. I would be very happy to submit, sir, the Prime Minister's speech in the record of the Lok Sabha and keep it on the table. Now, I mention this, sir, because... Please, that very treaty... Please. That very treaty... आपका opportunity आएगा, आप बोलें अपनी बात को, please. That very treaty mentions in the preamble that the Indus Waters Treaty is done in a spirit of goodwill and friendship. Sir, since 1960, we have had neither goodwill nor friendship. We've had terrorism, we've had attacks on our population, we've had wars. Such a treaty had to be dealt with, and this government dealt with it. सभापति महोदय, मैं एक बार और दोहराना चाहता हूँ कि उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू और कश्मीर के किसानों पर नहीं थी, उनको सर फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी, उनको फिक्र हिमाचल पर नहीं थी. Ruchi ji has right to speak. No, please. और you'll get your opportunity to speak, please. उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए. और सर जो वो कहते हैं कि हमने ये शांति की कीमत थी, नहीं सर, ये तुष्टीकरण की कीमत थी. अब सर Please. Let the honorable minister speak. We, sir,
grew up with the belief that nothing can be done. Please. Sir, we were told. Please. We were told for 60 years. आपको मौका मिलेगा, आप बोले, please. Sir, we were told for 60 years that nothing can be done. Pandit Nehru's mistakes cannot be corrected. The Narendra Modi government shows it can be corrected. Like Article 370 was corrected. The Indus Waters Treaty is being corrected. It will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. Sir, we had warned. Please. We had warned. We had warned that blood and water cannot flow together. Today, we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow together. Now, sir, let me come to Operation Sindoor. The goals of Operation Sindoor were spelled out very clearly within half an hour of the operation commencing, and it was stated very directly that the objective of Operation Sindoor was hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. It was also said that our actions are focused, measured, and non-escalatory in nature, and we are living up to a commitment. I will come to that commitment, sir, in the UN Security Council, that those responsible for the attack will be held accountable. Now, sir, the House knows that India has faced a special cross-border challenge, not today, not for 10 years, not for 25 years, from 1947. That from few months after our independence, the cross-border terrorism started when so-called tribal invaders were sent across and they came into Jammu and Kashmir. And from that time, sir, we have had to lead the global fight against terrorism. There is no country in the world, especially I would say after 1980s, there is no country in the world which has had to suffer the kind of terrorism, which has taken the kind of casualties we have, which has seen, so many states, so many facilities, so many people attacked in this inhumane manner. But sir, if we have to shape global thinking, if we have to convince others, we must be clear ourselves. And again, I refer to history. Because why do I refer to history? Because what was decided in the past is not a debating point. The decisions of the past have an impact on the present, have an impact even on the future. We inherit a thinking about us, we inherit a policy, we inherit actions. So we have to see what actually was the record. Now the reality, sir, was, if you look for the decade before the Modi government came to power, we have had a series of attacks. And this is well known. In Mumbai in 2006, because this attack is particularly important, 187 people died. Please. In 2000, you cannot dictate what he will speak. No. Please, let him speak. He will speak. Only this will go on record. 2008. आपको जब अपना मौका मिलेगा तो बोले, आप दूसरे को बोलने से रोक नहीं सकते. प्लीज. आप बोले. आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी. आप खुद अपना पक्ष रखते हैं, दूसरा सुनने को तैयार नहीं. प्लीज. In 2007, 44 people died in Hyderabad. In 2008, the Mumbai attacks of 26/11, the world still remembers it. 246 people died. In Jaipur in 2008, 64 people died. In Ahmedabad in 2008, 57 people died. In Delhi, sir, I am a person from Delhi. I remember the bomb blast which took place in 2008. So we went through
a series of attacks. Now, why am I reminding the House of this? I am reminding... Please, Mr. John Britas, please take your seat. I am reminding the House because when major terrorist incident happened, the world watched how did India respond. And the world drew lessons. So how did we respond? After 2006, I refer to the Mumbai train bombing. July 2006 was the bombing. In September 2006, within 3 months, we had a meeting in Havana where it was agreed between the Prime Ministers of India and Pakistan. Instead of holding Pakistan responsible, we said we condemn all acts of terrorism and agree that it's a scourge that needs to be dealt with. And by the way, we will resume our composite dialogue. Now, there are two important points which flow out of it, and they're relevant because this shapes the world's perception of how India is likely to respond. It shaped the world's perception that within 3 months, you are actually equating the victim and the perpetrator. And in a move away from what was agreed to in January 2004 between Prime Minister Vajpayee and General Musharraf, where we Pakistanis had assured us that their territory and territory under their control will not be used to attack us. Now we are saying, yes, terrorism happened. It happened 3 months ago. A lot of people died in Mumbai. But fine, we will go on with the composite dialogue. So this, sir, started shaping the thinking of the world about India's response to terrorism. Now, if this was not bad enough, it was actually Mumbai, 26th level. Now, there is not a single person in this house, not a single person in this country who will ever forget or forgive 26th level. Now, in the case of Mumbai, sir, Mumbai attack happened November 2008. By July 2009, there is a meeting in Sharm el-Sheikh. And in Sharm el-Sheikh, I remind the House, sir, it was agreed terrorism is the main threat to both countries. Both countries. I mean, that guy does that attack. And we say terrorism is a threat to both countries. Terrorist action on terrorism should not be linked to composite dialogue. And of all things, sir, there was an astounding connection to Balochistan. I mean, we are allowing the Pakistanis to imply as though we are doing something wrong out there. And this is not just a statement, sir. It is coming after the most horrific attack in Mumbai just a few months ago. Now, the thinking behind this, sir, because I have to recall history to remind the House how much has changed in the last 10 years. The thinking behind this, I quote from the book of the National Security Advisor of the UPA government. He says the simple answer to why India did not immediately attack Pakistan is that after examining the options at the highest levels of the government, the decision makers concluded that more was to be gained from not attacking Pakistan than from attacking. So, sir, this is the thinking. So, I sir, want to today when we are hearing talk, hyphenation. Sir, these are people who are self-hyphenating themselves. They are telling Pakistan, you and I are the same level. We are both victims. So they did not need anybody in America or anywhere else to hyphenate them. They were doing it themselves. And most important, sir, they had routinized, they had normalized terrorism. They made out, हाँ terrorism हो गया, but चलिए dialogue के लिए चले जाते हैं. हर बार सर इतनी बड़ी घटना होती है, मुंबई 26/11 होती, ट्रेन बॉम्बिंग होती है, कुछ महीने बाद आप कहते हैं नहीं ठीक है वो हो गया चलिए बात के लिए चलते. अब आप ही बताइए सर, दुनिया आपको सीरियसली कैसे लेगी? आप दुनिया क्या सोचेगी? और
आप सर जो 2004 में जो तय हुआ कि उनके यहाँ से कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी उनकी होगी, आप तो भूल गए उसको। प्लीज चेयर पर बैठकर ना बोलना, ये सदन की परंपरा नहीं है। मेरा सबसे अनुरोध होगा, आप सबको मौका मिलेगा, अपना पक्ष रखेंगे। प्लीज प्लीज। अब सर मैं समझाना चाहूँगा कि पिछले दशक में क्या बदला। नरेंद्र मोदी के सरकार में आतंकवाद के बारे में क्या बदला। एक सर के आतंकवाद, टेररिज्म, अब हम लोग सर इसमें माननीय गृह मंत्री के बयान के अलावा कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज सर। माननीय विदेश मंत्री, सॉरी, करेक्टेड, स्टैंड करेक्टेड, विदेश मंत्री, प्लीज। Let me tell you, sir, what has changed in the last decade. And I will keep it very sharp and short. Number one, we have been able to put terrorism on the global agenda. We have every forum, BRICS ho, Quad ho, SCO ho, bilateral ho. Today, if terrorism is on the global agenda, it is due to the efforts of the Modi government. Number two, sir, we were able to get Masood Azhar and Abdul Rahman Makki, two notorious terrorists, sanctions placed under the sanctions of the UN Security Council 1267. Three, sir, we were some years ago members of the Security Council. We were able to hold a Security Council meeting at the venue of terrorism attack, that is the Taj in Mumbai. That event had a huge impact about global consciousness on terrorism. Fourth, we were able, through bilateral agreements and understandings, get back terrorists from key countries who have been sent back to India under extradition agreements. And I remind you here, sir, that Tahabur Rana, who was wanted for 2611, finally has been brought back by the Modi government to India, who is today facing trial in this country. Please. We have exerted. Please listen, please, Sanjay ji, please listen. Please listen. We have exerted huge pressure on Pakistan through the FATF process. We have convened and we actually had a conference of no money for terror. We have today joined this effort at blocking, identifying financials of terrorists. We were, sir, able to get the Resistance Front listed as a global terrorist organization. And, sir, I would like to inform the House that the monitoring team of the UN has submitted its 36th report of the Analytical Support and Sanctions Team. And it mentions, this has just been received, so it is made public today. For the first time, the United Nations report mentions the Resistance Front, TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. Another member state said attack was carried out by TRF, which is synonymous with LET, and it mentions that Pakistan actually opposed it and said LET was defunct. So we were able to get into UN a recognition that TRF today is a proxy for the LET and is responsible for Pahalgam. Now, sir, sometimes it is asked, saying, well, these are declarations, what do they matter? They matter, sir, because they shape global opinion. And again, I want to say, what is the change? Because change only comes out through contrast. Yesterday, sir, one honorable member made a reference to BRICS. We just had a BRICS meeting. For the first time, we were able, in a BRICS meeting, to get an explicit reference to a terrorist incident. It says here, the BRICS countries, sir,
that we condemn in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22 April, and we reaffirm our commitment to combating terrorism in all forms and manifestations, including cross-border terrorism. Now, sir, I want to draw a contrast to tell you the change of the last decade. In 2009, there was a BRICS meeting. It was the first BRICS meeting after the Mumbai 26/11 attack. There is not even a reference to Mumbai in that BRICS committee. All it says is we strongly condemn terrorism in all forms and manifestations, reiterate that it has no justification. So today, sir, when people say, okay, where was Indian diplomacy? Indian diplomacy has been successful in getting America to declare TRF as a global terrorist organization, in getting the UN Security Council monitoring team to accept that TRF today is a terrorist entity, in getting BRICS, which is composed of some very difficult countries, to getting BRICS even to recognize the seriousness of Pahalgam and to say, and sir, when people say cross-border terrorism, what border do they mean? Does this have to be spelled out? So the point is that in the last decade, there has been a huge change in India's approach to terrorism, and this change on the ground was demonstrated in Uri, after Uri, in our surgical strike. It was demonstrated in 2019 in the airstrike, and it is today, sir, demonstrated through Operation Sindoor.